क्योंकि सेकेंड अटैम्प्ट मेरा जब नहीं हुआ तो वो था, कभी कभी लग रहा था कि छोड़ दूँ। ये कितना कहना सही होगा कि यूपीएससी एक मेमोरी गेम है? अगर प्रीलिम की मैं बात करूँ तो प्रीलिम में तो रट्टा मार के काम नहीं चलेगा। देखिए, मैं कोचिंग जैसे कहीं से नहीं की है, क्योंकि उनका भी यही मानना है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। बिल्कुल, जब मंदिर की घंटी बजती है, अजान होती है, वो समय उठने का होता है, तब पढ़ना चाहिए। अगर सिर्फ एक वीडियो या डॉक्यूमेंट्री रिकमेंड करनी हो एक एस्पिरेंट को मोटिवेशन और डिसिप्लिन के लिए, पर शादी में जरूर होना आपने भी देखी। लेकिन मैंने बहुत पहले देखी थी वो, तब मैं सोचा भी नहीं था, तो फिर मुझे लगा कि ज़्यादा जल्दी देख ली, ये बीच में देखनी थी तब थोड़ा डिमोटिवेट होता। नमस्कार और स्वागत है आपका पाथफाइंडर बाय अनअकैडमी में, जहां हम यूपीएससी की तैयारी से जुड़ी गहरी जानकारी, रणनीतियां और अनुभव साझा करते हैं। मैं हूं विनीत, आपका होस्ट और मार्गदर्शक। आज हमारे बीच जो गेस्ट हैं उनका नाम है प्रद्युमन, जिन्होंने 2023 की परीक्षा पास की है। वेलकम प्रद्युमन। धन्यवाद सर। प्रद्युमन जी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हमें ईमेल के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, क्योंकि हमने उनको ये बताया था कि हिंदी माध्यम से एक एस्पिरेंट है जिन्होंने एग्जाम पास किया है, तो खासकर मुखर्जी नगर से जो हमारा सेंटर है अनअकैडमी का, वहां से काफी ज्यादा क्वेरीज आई हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल जवाब हैं जी बिल्कुल। जैसे कॉमन क्वेश्चन आज की डेट में चल रहा है, 2025 का प्रीलिम्स आने वाला है, बहुत ही कम समय रह गया है, तो इस टाइम जितने भी एस्पिरेंट्स है, लास्ट मोमेंट पे उनको क्या करना चाहिए? कुछ ऐसी चीजें जो उनको अवॉइड करनी चाहिए और कुछ ऐसी चीजें जो उनको बहुत ही शिद्दत से फॉलो करनी चाहिए। देखिए, प्रीलिम में दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो होते हैं जो एकदम पहली बार अपना अटैम्प्ट देने जा रहे हैं, एक होते हैं जिन्होंने 2-3 अटैम्प्ट दे चुके हैं, एक्सपीरियंस है उन्हें काफ़ी, या फिर कुछ ऐसे जो छुट्टी लेके आए हैं, उस प्रकार के एक्सपीरियंस ही मान लीजिए उन्हें भी आप। तो अगर मैं दोनों का अलग अलग करके आपसे बताऊं, तो जो एकदम न्यू स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अभी तक अटैम्प्ट नहीं दिया है, पहला अटैम्प्ट है, तो उन्हें मुझे लगता है कम से कम 3 महीने पहले तो स्टार्ट कर देनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन। जैसे आपकी बार का लगभग 25 मई को रहेगा प्रीलिम, तो उससे 3 महीने पहले मार्च में तो स्टार्ट कर देनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन। जो और वो कुछ पढ़ रहे हैं, मान लीजिए ऑप्शनल अगर पढ़ रहे हैं या मेंस का कुछ कर रहे हैं, तो वो छोड़ के उन्हें स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जो एक्सपीरियंस है, जिन्होंने 1-2 अटैम्प्ट वो दे चुके हैं, जिन्हें अंदाजा है उस चीज़ का, तो वो अगर 10-15 दिन ऊपर नीचे करें अपने हिसाब से, मान लीजिए 2.5 मंथ, तो उस कर सकते हैं उस समय से। देखिए, अनअकैडमी आपके यूपीएससी ड्रीम को साकार करने के लिए, आपकी इस जर्नी में आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा आगे रहता है। और आपकी इसी क्वालिटी प्रिपरेशन को मजबूत बनाने के लिए आपका जीएस फाउंडेशन कोर्स फॉर 2026 और 2027 अवेलेबल है एक बहुत ही स्पेशल प्राइस में आपके लिए। तो अब एक बार बैचेस के बारे में जान लीजिए। देखिए, दिल्ली के मुखर्जी नगर में जो आपका ऑफलाइन सेंटर है, वहाँ पर आपके नए बैचेस शुरू होने वाले हैं। आपका बिहार के पटना में जो सेंटर है, आपका नया सेंटर, वहाँ पे शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सिविल लाइंस में जो सेंटर है, वहाँ भी सेम प्राइस पर आपके बैचेस शुरू हो जाएंगे। और दिल्ली के करोल बाग सेंटर पर भी आपके जो बैचेस हैं वो भी शुरू होने वाले हैं। तो जल्दी ही इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करिए, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस पर एनरोल कर सकते हैं या फिर वॉक इन भी कर सकते हैं किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर। अनअकैडमी के साथ आपको काफी सारे एडवांटेजेस भी इस बैच पे मिलते हैं। डेडिकेटेड सीसेट और ऐसे राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स का कवरेज मंथली मैगजीन के साथ, 40+ सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट प्री और मेंस के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज जनरल स्टडीज का, रेगुलर इंटरेक्शन आपके एजुकेटर्स के साथ और 1-to-1 मेंटरशिप और डाउट सॉल्विंग सेशंस। जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लिक करिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद। इस टाइम जो लोग अभी इस साल अपेयर हो रहे हैं प्रीलिम्स में, जी, जो कि मई 2025 में है, स्टूडेंट को एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए? कितने टेस्ट देने चाहिए? कितने फुल लेंथ टेस्ट देने चाहिए? सेक्शनल टेस्ट देने चाहिए? और इसमें मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा, एनसीईआरटी का क्या रोल रहेगा? बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं इससे। तो देखिए, एक तो आपने पूछा एनसीईआरटी का और दूसरा टेस्ट का। तो पहले अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, तो एनसीईआरटी का देखिए बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आप मैं बात करूँ, अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए ग्रेजुएशन से तैयारी कर रहा होता है, तो उसके पास पर्याप्त समय होता है, वो उसी समय से अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेता है, मान लीजिए 6th और 12th। तो अगर उसने वो कर लिया है तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर कोई ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करना है या कहीं से कोचिंग भी कर रहा है, तो मुझे लगता है फिर उसे सारी एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर उसको सेलेक्टिव पढ़ने की आवश्यकता है। और उसमें अगर मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड करूँ तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी तो बहुत ही ज़रूर पढ़नी चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल। और रही बात टेस्ट की या प्रीलिम, जो आपने कहा कि कितने टेस्ट देने चाहिए, तो एक कोई भी कोचिंग अगर आप लें तो लगभग 35 टेस्ट कराते हैं कोई भी कोचिंग, 35, 36 या 40। तो किसी भी एक कोचिंग को आप पकड़ लें जिस पर आपको भरोसा है, क्योंकि भरोसा बहुत ज़रूरी है। भरोसा आप करेंगे तो तभी वो आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगी चीज़।
तो एक कोचिंग कोई भी अगर आप उसके टेस्ट लेंगे तो उसमें मान लीजिए 20-22 अगर रहे सब्जेक्टिव, 10-12 रहेंगे आपके फुल लेंथ, तो वही अपना करते रहें। ओके, जी जैसे हम एनसीईआरटी की बात कर रहे थे, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन से फर्स्ट ईयर से ही तैयारी करना चाहते हैं, जी तो 3 साल उनके लिए बहुत है अगर वो रोज और डेली बेस पे एनसीईआरटी कवर करते रहे। जी लेकिन वहीं जब एक स्टूडेंट कोचिंग कर रहा है, तो एक तो कोचिंग में पढ़ ही रहा है, जी एक फेथ होना बहुत जरूरी है, जैसे अपने बात की। बिल्कुल। तो एनसीईआरटी का वहां आपने कहा कि तब जरूरत नहीं है उसको इतनी पढ़ने की, मतलब सारी एनसीईआरटी की जरूरत नहीं, सेलेक्टिव पढ़ सकते सिलेक्टिव पढ़ सकता है। तो क्या ऐसा भी है कि विदाउट एनसीईआरटी पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा? हैं। देखिए सिलेक्शन की बात तो ऐसी है, बहुत कुछ कहते हैं मैंने कोचिंग की तब हुआ, कुछ कहते हैं मैंने नहीं की तब हुआ, कुछ कहते हैं मैं दिल्ली आया तब हुआ, कुछ कहते हैं मैं घर से कर लिया। तो ये अपना अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जिसका जैसे होता है। लेकिन इसमें हम एकदम ऐसे साफ स्पष्ट नहीं बोल सकते कि उस पढ़े बिना होगा या नहीं होगा। लेकिन यह है, अगर जैसे मैंने बताया कि ज्योग्राफी की आप एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल। लेकिन अगर आपको किसी एक कोचिंग विशेष से कोई टीचर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनका कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो फेथ वाली बात आ जाती है। फिर तो फिर आप उस पर अच्छा फेथ रखिए कि अगर सर पढ़ा रहे हैं तो अच्छा ही पढ़ा रहे होंगे, तो फिर वो आपका एनसीईआरटी के जितना ही फायदेमंद रहेगा। जैसे भी अपने बात की कि कोई घर से तैयारी कर रहा है, कोई खुद से पढ़ रहा है, कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, कोई दिल्ली आके ऑफलाइन पढ़ रहा है, तो मोटिवेशन से ज्यादा तो डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल रहेगा। जी बिकॉज इस एग्जाम में अगर देखें, मोटिवेशन एक फैक्टर है, बट वो मोटिवेशन तब काम करेगा जब एक डिसिप्लिन फैक्टर भी याद साथ रहेगा। तो जैसे वर्तमान में अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने कहा मोटिवेशन, तो मुझे लगता है सोशल मीडिया पे हजारों प्रकार के मोटिवेशन है, पर आज के जो मोटिवेशन है वो एकदम सूक्ष्म स्तर के आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए रील चला रहे हैं, एकदम से कोई मोटिवेशन आया और ऐसा लगा कि हम पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे पढ़े और वो हटा दिया। तो मोटिवेशन की तो कमी नहीं है। मुझे लगता है एक तो अपना कोई एक लंबा ऐसा मोटिवेशन, दीर्घकालिक मोटिवेशन चुनो अपना, जो आपको लंबे समय तक मोटिवेट रख सके। और दूसरा जो डिसिप्लिन की बात है, मुझे लगता है वो घर पे भी ज़रूरी है, और अगर आप बाहर रह के पढ़ रहे हैं, दिल्ली रह के पढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे कहा भी जाता है कि डिसिप्लिन रहेगा तो आप मोटिवेट रहेंगे, डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो आप रील में ही खोए रहेंगे। नहीं, और मुझे तो लगता है ये पूरी प्रिपरेशन है यूपीएससी की, एक डिसिप्लिन की ही आपका चेक करती है कि आप डिसिप्लिन हर काम को कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, कौन सा ऐसा एक कॉमन मिथ है जो हर एस्पिरेंट को डिमोटिवेट करता है पर रियलिटी कुछ और होती है? ऐसा कोई मिथ एक तो सर हो जाता है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर वो कोचिंग कर रहे हैं तो केवल एक सोर्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। कभी कभी मान लीजिए कि उसी का आंख मीच के एक ही कोचिंग, उसी का सारा सोर्स पढ़ना है, तो ये मिथ हो जाता है कि चलो इससे हमारा हो जाएगा। तो मुझे लगता है अपने थोड़ा माइंड को व्यापक बनाने की आवश्यकता है, और इसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें उस कोचिंग से ही ज़्यादा लगाव है। जिस कोचिंग का भी आपको बेहतर लगता है उसका कंटेंट लीजिए जो आपके ज़्यादा फायदेमंद हो, और तब उसको पढ़िए। पर इससे आपको ये नहीं लगता कि एक स्टूडेंट के पास इतना ज्यादा कंटेंट हो जाएगा, वो और पाइल्ड अप हो जाएगा कंटेंट से, फिर उसको फिल्टर आउट करना क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, वो कैसे डिसाइड करे स्टूडेंट? क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें, टेलीग्राम, सोशल मीडिया और इवन इन ऑफलाइन मार्केट और ऑनलाइन प्रेजेंस, मटेरियल की कोई कमी नहीं है। जी जी जी। तो उसके बारे में कुछ स्टूडेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो आपने कहा कि बहुत ज़्यादा मटेरियल है मार्केट में, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मटेरियल बहुत ज़्यादा है, तो वो उसको कैसे सीमित करेंगे, क्या उसको लेना है। तो लेकिन अगर आप ध्यान से चीज़ों को देखें, तो अगर व्यक्ति या स्टूडेंट कोई भी अच्छे से चीज़ों को सोचे, तो आप किसी भी ईयर के कोई भी टॉपर उठा लीजिए, 10 टॉपर उठा लीजिए, बिल्कुल, उनका जो सोर्स रहेगा वो 80% कॉमन ही रहेगा, कॉमन सोर्स रहेगा, है ना। और उसमें से 10-20% रहेंगे जो कोई कहेंगे कि मैंने वो सब्जेक्ट वहाँ से पढ़ा है, वो वहाँ से पढ़ा है, तो कम से कम जो उनका कॉमन 80% वो तो आप लिमिटेड कर ही सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है। बाकी देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैंने कुछ ज्योग्राफी के लिए, जैसे मैं एनसीईआरटी आपसे बता रहा हूँ, तो मैं तीसरी बार में एनसीईआरटी तक पहुँचा था। जी, पहले मैंने जेसी लियोन ली, तो वो हालांकि अच्छी बुक है, पर पता नहीं मुझसे, मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पाया, तो मुझे फिर अच्छी नहीं लगी। बिल्कुल। उसके बाद मैंने सुना माजिद हुसैन का बहुत नाम, तो मैंने एक बार वो पढ़ा, तो मैं उससे भी ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाया, तो फिर मैं एनसीईआरटी को ट्राई किया, तो उसको मैं कनेक्ट कर पाया, मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने माना कि हाँ, ये मेरा सोर्स है। बेसिक दिया है, बहुत सरल तरीके से चीजें समझाई गई हैं। जी जी, वही बहुत अच्छी एग्जांपल्स दी गई हैं, खासकर अगर हम बात करें इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, जी ह्यूमन ज्योग्राफी की, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रिसोर्स बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। थोड़ा बहुत चैलेंज है जब हम जियोमॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, जी। क्योंकि बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेटिव बेस एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट एग्जाम के लिए इंफॉर्मेशन काफी दे रखी है उसमें। नहीं, और प्रीलिम वगैरह में तो मुझे लगता है एकदम लाइन टू लाइन ही वहां से आ जाता है बिल्कुल। काफी बार। अच्छा, जो हम मिथ की बात कर रहे थे,
बहुत सारे स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स से जब हम बात करते हैं, और सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका ये कहना है कि स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 10,000, 20,000, 30,000 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, उनको एटलीस्ट 100-200 पेपर सॉल्व करना चाहिए। ये कितने हद तक सही है ये? इसमें देखिए, एक तो जैसे अगर जब आप अटेम्प्ट देने वाले हैं उससे अगर मैं 20-30 दिन पहले की बात करूं, तो तब तो आपको कोई मॉक, जैसे मैंने बताया था अभी, एक कोचिंग का मॉक पकड़ लेना है, 30-35 टेस्ट वो लगा लेने हैं। और जो आप कह रहे हैं कि कितने साल के करने चाहिए, वो साल वाला फैक्टर तब आता है जब आपने तैयारी स्टार्ट करी है। बिल्कुल। मान लीजिए आप इकोनॉमी अभी नई नहीं पढ़ी है, तो तब आपको ये करने की आवश्यकता है कि आप कम से कम 20-25 साल का एक मटेरियल आपके पास PYQ का रहे, ताकि आप उसमें अपना अंदाजा लगा लें कि जो मैं पढ़ रहा हूँ और जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें वो बैलेंस बन पा रहा है नहीं, वो चेक करने के लिए कि ताकि आपको कनेक्ट कर पाएँ। बाकी PYQ जो देखने होते हैं हमें लास्ट टाइम पे, वो 10 से 12 साल के इनफ होते हैं, ओके। जो कि हम लगाएंगे प्रॉपर मॉक की तरह लास्ट 15 दिनों में। तो मेरा एक क्वेश्चन और ये रहेगा इसमें आपसे कि यूपीएससी ने जो PYQs पूछे हैं जी, उन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, या जो हम मार्केट में टेस्ट सीरीज देखते हैं उन पे स्टूडेंट्स का ज्यादा फोकस होना चाहिए? क्या स्टूडेंट्स को डायरेक्टली मार्केट की टेस्ट सीरीज पे जाना चाहिए, या पहले उनको PYQs का आंकलन करना चाहिए अच्छी तरह? नहीं, जैसे मैंने बताया, जब वो तैयारी कर रहे हैं अभी नहीं अभी उन्होंने कुछ नहीं किया है मान लीजिए, तो तैयारी के दौरान तो उन्हें PYQ कोई भी बुक आप ले लीजिए जिसमें 25 या 30 साल के प्रश्न आते हों, बिल्कुल। तो वो आप लीजिए और उसमें सब्जेक्ट पढ़ा, उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन ट्राई करिए। तो ये तो हो गया स्टार्टिंग बेसिक अपना। उसके बाद जब हम अटेम्प्ट की पूरी प्रिपरेशन में हैं, तब आप किसी एक कोचिंग के मॉक दीजिए। फिर वो होगा कि हमारा जो पढ़ा है वो हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद फिर आप PYQ करिए मॉक की तरह, कि जो पूछा है हम उसी दिशा में हैं या नहीं। अच्छा, तो मतलब जो स्टूडेंट्स अभी 2025 का प्रीलिम्स देने वाले हैं, उन्होंने एक बार पूरा PYQ का एनालिसिस कर लेना चाहिए। अब तक तो हो चुका होना चाहिए, मुझे तो लगता है। इस टाइम उनके पास एक ऑप्शन है कि दे कैन गो फॉर द टेस्ट सीरीज फॉर अदर इंस्टीट्यूट्स। जी जी जी। और उसके बाद लास्ट 15 दिनों में फिर PYQ लगे मॉक टेस्ट की तरह ही। ठीक। अच्छा, जैसे अभी जो स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं, जैसे हम इकोनॉमी की बात करें, अब जो क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है या 1998 में पूछा गया है, मे बी वो क्वेश्चन उस साल जो पूछा गया था, उस साल की कोई कंटेम्प्रेरी इशू उस साल का हुआ हो जी, बट आज की डेट में अगर देखा जाए वो तो काफी चेंज हो चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट को अटेम्प्ट करने चाहिए व्हाइल सॉल्विंग द PYQs, और उनको छोड़ देना चाहिए? ये वैसे आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप जैसे आपने बताया कि 2010 या 12 का वो PYQ सॉल्व कर रहा है, हाँ, तो उसमें फिर डिपेंड करता है कि अगर वो PYQ आया है और आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, तो कहीं ना कहीं वो सिलेबस में आपको वो टॉपिक कहीं ना कहीं पढ़ाया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको पढ़ाया है तो फिर तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन आपको अगर वो बिल्कुल नया लग रहा है कि शायद उसी ईयर विशेष का हो रहा है, तो फिर तो नहीं करना चाहिए। जैसे कभी कभी एक फैक्चुअल आ जाता है बहुत ज़्यादा, कि एक समय पे ऐसा हुआ था कि चावल उत्पादन में भारत पहले नंबर पे पहुंच गया था। हाँ। तो उस साल वो आया था कि कौन है, तो ये तो गलत हो जाए सही हो जाए तो बहुत ज़्यादा मायने है नहीं इसके। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक आधा ऐसा क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। मतलब मॉक के दौरान तो चाहे अटेम्प्ट कर भी लें, हाँ, पर उसको दिल पे ना लें अगर गलत भी हो जाए तो ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और है, अगर आपको एक सब्जेक्ट दोबारा पढ़ना पड़े जी, बिना किसी प्रेशर के, अभी मान के चलते हैं कि आप कहें कि ठीक है जी दोबारा पढ़ना है बिना किसी प्रेशर के, तो ये कौन सा ऐसा सब्जेक्ट होता और वो क्यों होता? इसमें सर सिलेबस में ही अपने हाँ, यूपीएससी की। तो मैं ऑप्शनल अपना पढ़ना पसंद करूंगा जरूर, हिंदी साहित्य। अरे वाह, हिंदी साहित्य से पढ़े आप? जी जी। तो सर का मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। सर BSc केमिस्ट्री ऑनर्स हैं हंसराज कॉलेज से, और इनका ऑप्शन हिंदी साहित्य था, और इन्होंने पूरी एग्जाम की प्रिपरेशन हिंदी मीडियम से ही की है। स्पेशली टू ऑल दोज हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मैं एक क्वेश्चन ये भी पूछूंगा आपसे बिफोर आई कम बैक टू दैट कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है कि सिलेक्शन खाली इंग्लिश में होता है, हिंदी मीडियम में नहीं होता। हमारे पास, मैं क्लास में बहुत सारे बच्चे देखता हूँ जो कि हिंदी में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, अच्छा सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन एक अनड्यू सोसाइटी प्रेशर के चलते हुए वो जबरदस्ती इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। तो कुछ उनके लिए कहना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद इंग्लिश मीडियम में पढ़े, हंसराज कॉलेज से BSc केमिस्ट्री ऑनर्स किया, और फिर हिंदी मीडियम पढ़े, वो भी हिंदी साहित्य ऑप्शनल के साथ। नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और ये अगर मैं इंटरव्यू बोर्ड की बात करूँ अपना, जो UPSC में मेरा हुआ था, तो उन्होंने भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था कि आप पहले केमिस्ट्री थे, हिंदी साहित्य कैसे आपने चूज़ किया, तो वो सब बातें। लेकिन जैसे आपने कहा कि कुछ प्रेशर में आके चेंज कर लेते हैं, तो उसका मैं 1-2 एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कि
जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था केमिस्ट्री ऑनर्स, तो तब मेरे एक दो जानने वाले थे, जब हम तैयारी की बात करते थे तो वो कहते थे कि यार चेंज कर लेना चाहिए हमें अपना माध्यम, इंग्लिश कर लेना चाहिए। तो मुझे लगा कि नहीं यार, शायद नहीं, मैं हिंदी में ही करूँगा। तो वो भी कर रहे हैं, कंफर्टेबल है। मैं कंफर्टेबल था, बिल्कुल। और जो लोग थे वो भी कर रहे हैं तैयारी, मतलब किसी कारणवश अभी उनका नहीं हो पाया है और मेरा थोड़ा हो गया है। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि केवल हिंदी का हो रहा है, केवल इंग्लिश का हो रहा है। लेकिन अगर कमी की अगर हम बात करें कि कहाँ दिक्कत आ रही है अगर थोड़ी बहुत, तो एक तो देखो मटेरियल का थोड़ा सा अभाव रहता ही है बिल्कुल। ना, इंग्लिश मीडियम में ही सारे हैं। लेकिन ये है कि उनका आजकल हिंदी मीडियम में ट्रांसलेशन उपलब्ध हो पा रहा है, तो पहला ही दिक्कत तो ये है। और दूसरी है कि प्रीलिम कम बच्चों का होता है, हिंदी वालों का। ऐसा क्यों? वही मेन क्वेश्चन वो है, ऐसा क्या लगता है आपको, कहाँ कमी रह जाती है? बिकॉज हिंदी मीडियम वाला कोचिंग भी ले रहा है, खुद भी पढ़ रहा है, वही एनसीईआरटी है। जी। मटेरियल की बात करें, आज की डेट में बहुत सारे ऐप्स आए हैं, सॉफ्टवेयर आए हैं, चैट जीपीटी है जो कि आपको बहुत ही सरल भाषा में उसका व्हाट यू कॉल ट्रांसलेशन दे देगा। टेस्ट सीरीज भी है। अब तो वो टाइम रहा नहीं 10 साल पहले का कि चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं अपने स्तर पे इसके 2-3 कारण मानता हूँ, जो मैंने खुद में भी महसूस किए हैं, क्योंकि मेरा 3rd अटेम्प्ट में हुआ है, 2 अटेम्प्ट में मेरा भी नहीं हो पाया। तो उसमें से एक कारण तो है कि कभी-कभी हिंदी माध्यम वाले बच्चों किसी एक कोचिंग पे ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, तो उसी के मटेरियल को फॉलो करने लगते हैं। और दूसरा ये है कि रेफरेंस बुक नहीं पढ़ते हैं। बहुत ही मैं बच्चों से मिला हूँ हिंदी माध्यम वाले, वो रेफरेंस बुक नहीं पढ़ेंगे। मान लीजिए अगर पॉलिटी उन्होंने कहीं से पढ़ी है तो लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ेंगे, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, या आर.एस. शर्मा नहीं पढ़ेंगे। तो जितनी भी रेफरेंस टेक्स्ट बुक हैं वो नहीं पढ़ते हैं। और तीसरा एक कारण सीसेट वाला, क्योंकि मैं सेकंड अटेम्प्ट में मैं खुद भी सीसेट में रहा था, तो ये भी समस्या हो जाती है कि सीसेट में बहुत हिंदी माध्यम के आ जाते हैं। जो इनकम टैक्स में खुद ऑफिसर है वो बता रहे थे जी जी कि उनका सीजीएल में 90% स्कोर था मेंस में। तो मैं उनसे पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा सीसेट में इन्होंने स्ट्रगल किया था, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी उसमें रिकवर किया। जी जी। तो थोड़ा सीसेट के बारे में भी प्लीज आप अगर स्टूडेंट्स को कुछ एडवाइस देना चाहें। सीसेट में देखिए, मैं खुद उस चीज़ से गुजरा हूँ। मेरे जीएस में सेकंड अटेम्प्ट में काफ़ी मार्क्स थे, 100+ थे, और इधर ऐसा था कि 50 के आसपास मेरे मार्क्स आए थे। तो वो एक ऐसा दर्द था कि मुझे लगता है पूरे साल ही वो मेरे साथ रहा, और मुझे लगा कि जब तक शायद सीसेट नहीं होगा तो ये तो मेरे साथ ही रहने वाला है। तो उसके लिए मैंने ये कहा था कि मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मैथ पढ़ता रहता था पूरे साल। हालांकि उतना आवश्यकता नहीं है मेरे अंदर, तो ये कह लीजिए आप डर बैठ गया फेल होने के बाद, तो मैं पूरे साल पढ़ा। लेकिन अगर कोई नॉर्मल है जिसे ध्यान रखना है सीसेट का, तो एक बार कोचिंग के दौरान ही 2-3 महीने बीच में समय लेके एक बार अपना सिलेबस कहीं से भी वो कंप्लीट कर ले। कोई भी टॉपिक वाइज, मान लीजिए यूट्यूब पे इतने टीचर हैं, बहुत ज़्यादा इतना डीप कहीं से पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। आप यूट्यूब से कोई टीचर पकड़िए और उसका सारा सिलेबस एक बार पढ़ डालिए। जैसे बहुत से बच्चे सीसेट को एक सेकेंडरी सब्जेक्ट लेके चलते हैं, हम उस क्वेश्चन पे आने वाले थे, अभी बात ही कर रहे हैं तो चलो जी। उसी पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन रह गया कि आप सब्जेक्ट क्या चूज करते हैं। जी जी। जैसे सीसेट को बच्चे बहुत सेकेंडरी सब्जेक्ट लेके चलते हैं और सोचते हैं क्वालिफाइंग ही तो है, और पूरे साल ना प्रिपेयर करके लास्ट का 1 महीना पढ़ना चाहते हैं। जी उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली, जिनका मैथ थोड़ा वीक है, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, रीजनिंग थोड़ा वीक है, उनको आप क्या सलाह देंगे? उनको कब से पढ़ना चाहिए? जैसे आपने कहा कि बीच बीच उनको पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या सोर्स होना चाहिए? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स आर.एस. अग्रवाल पढ़ना चाहते हैं, क्या वो सही सोर्स है? यूट्यूब में अगर है, अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब व्हाट एल्स कैन बी द सोर्स? देखिए, सीसेट में अगर कोई जैसे 10th तक ही किसी ने पढ़ा है, मैथ में कमज़ोर है, उन्हें डर लगता है मैथ से, तो यूट्यूब में बहुत अच्छे टीचर हैं। अगर मैं आपसे बात कहूँ कि जो एसएससी को पढ़ाते हैं, मान लीजिए वो कोई एक टीचर पकड़िए, और जो यूपीएससी में सीसेट के जो मैथ के टॉपिक हैं, आप 10 से 12 वो अच्छे अपने बेसिक उसका कंप्लीट कर लीजिए। पहली बात तो ये हो गई। और लास्ट समय में जो मॉक आते हैं, आप वो मॉक लगाइए किसी भी एक कोचिंग के प्रॉपर, आप देखिए आप कितना सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात, जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, वो तो चाहे कोई मैथ वाला हो या मैथ वाला ना हो, दोनों के लिए बराबर है। बराबर है, तो बिल्कुल। अपना उस पर बेहतर पकड़ बनाए, क्योंकि वो 26/7 आते हैं, तो उसमें अपना आपको इतना रीडिंग स्किल डेवलप कर लें उसमें कॉम्प्रिहेंशन में कि आप कम से कम 20+ कर पाएँ। मेरा ये मानना है कि चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, कंप्रहेंशन सबके लिए सेम रहता है। हाँ, थोड़ा एक एज मिलता है इंग्लिश मीडियम को, नो डाउट इन दैट, लेकिन कंप्रहेंशन पैसेज इस टाइप से आ रहे हैं जिसमें आपको एनालिटिकल स्किल चाहिए सॉल्व करने के। नहीं, लेकिन इसमें हिंदी इंग्लिश का मैं नहीं मानता हूँ बहुत, क्योंकि मेरे कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं नहीं करता था, तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में थोड़े से ही बस पास था मैं, मतलब ऐसा था कि बस पासिंग ही समझ ली सीसेट में। लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में मैं बिल्कुल ही फेल हो गया उसमें, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल ही नहीं अटैम्प्ट किए थे कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन फिर जब मैंने तैयारी की, कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ा, बार बार रीडिंग स्किल डेवलप की, तो उसके बाद मेरे 20+ ठीक हो जाते।
तो वो हिंदी इंग्लिश वाला उसमें मैं नहीं मान सकता ज़्यादा। ऐसा सुझाव आप एस्पिरेंट को देना चाहिए, खासकर जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, कि कॉम्प्रहेंशन को कैसे इंप्रूव करें, वो क्या सोर्स पढ़ना चाहिए उन्हें? नहीं, कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई सोर्स की आवश्यकता है नहीं दरअसल। कॉम्प्रिहेंशन जितने आए हुए हैं 10-15 साल के, एक बार वो आप लगा दीजिए सारे। हो सकता है स्टार्टिंग में 26-7 में से कभी कभी हो सकता है आपके केवल 13 सही हो, कभी हो सकता है 14 सही हो, पर जब तक आप 2023-24 तक पहुँचेंगे, मेरा ये दावा है आपसे और ये भरोसा है कि कम से कम आप 20+ तब तक पहुँचेंगे अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो इसका मानना है बहुत बड़ी एक मिथ है कि कॉम्प्रहेंशन खाली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को एडवांटेज देता है। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसमें रीडिंग स्किल आपकी तेज होनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर आप स्टार्ट किया है पढ़ना और लास्ट तक गए हैं तो आपके माइंड में पूरा पैराग्राफ रहे कहीं ना कहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा करते हैं, पहली लाइन पढ़ी, दूसरी पढ़ी, पहला भूल के क्या था, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको इतनी तेज से पढ़ना है कि सब कुछ एक साथ रहे, मतलब सही आंसर दे पाए। अटेंटिव, बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहने की आवश्यकता कोई डिसिप्लिन की बात कर रहे थे है। ना? जी जी। अच्छा, एक और चीज है कि जैसे आप मैथ्स की बात कर रहे थे, जैसे कि अभी 2025 का प्रीलिम्स बहुत ही निकट है, ऐसे कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स जो स्टूडेंट्स को करने ही करने चाहिए मैथ्स में, स्पेशली दोज हु आर वेरी वीक, उनको लिए कुछ, अगर आप कुछ स्पेसिफिक मैथमेटिक्स के टॉपिक्स बता दें कि जहां से प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस आने की, हम ये नहीं कहते कि वहीं से आएंगे, बीइंग आपका एक अपना एक्सपीरियंस अगर आप उनके साथ साझा कर सके। देखिए, अगर मैं अभी तक सोच पाऊँ कुछ टॉपिक, तो इसमें जैसे टाइम एंड वर्क हो जाएगा, उसी में पाइप एंड सिस्टम भी आ जाता है, कैलेंडर का 1-2 क्वेश्चन हर साल आते ही हैं, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आजकल 2-3 साल से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। और परसेंटेज वाला आप कर सकते हो। परसेंटेज वाला तो मुझे लगता है बहुत अच्छे तरह से करने की आवश्यकता है। कभी कभी क्या होता है कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है, पर वो परसेंटेज के आधार पे पूछते हैं, तो परसेंटेज आपको बहुत अच्छा करने की आवश्यकता है। और कैलेंडर एक हो ही गया, और एक जो रीजनिंग टाइप सिंपल रीजनिंग होते हैं कि लूडो में कितने पास है, उस टाइप के आप कर सकते हैं। तो और डाइस बेस पे जो डाइस बेस है, डीआई के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं अब। डीआई के भी आ रहे हैं, परंतु पहले ज़्यादा आते थे, मुझे लगता है 2018 में, अब कम आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑल दो स्टूडेंट जो ये देख रहे हैं, अपना पेन एंड कॉपी सामने रखिए और इन टॉपिक्स को नोट कीजिए, स्पेशली जिनको 2025 प्रीलिम्स देना है। तो अब हम वापस चलते हैं उस क्वेश्चन में, अगर आप दोबारा तैयारी करनी हो, ऐसा कौन सा वो सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, क्यों करेंगे? देखिए, हिंदी साहित्य मैं खुद से पढ़ा है सब कुछ, तो मुझे बड़ा उससे कनेक्शन फील होता है, और मुझे उससे इतना कनेक्शन फील होता है कि अगर आप भी मुझसे पूछते कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूँ, तो मैं भी शायद आपको हिंदी साहित्य बताता। क्योंकि आज जो आधुनिक युग है, आप समझ रहे हैं, हर चीज़ में वैज्ञानिकता आ गई है, तो कहीं ना कहीं ये हमको एक मानवतावाद से कह लीजिए, सेंसिटिवनेस से दूर लेके जा रही है। बिल्कुल। तो एक साहित्य ऐसी चीज़ है जो आपको संवेदनशील बना के रखेगा आज के युग में भी। बिल्कुल। तो सभी को बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। तो उन सब एस्पिरेंट्स के लिए जो उन्होंने अभी अपना ऑप्शनल चूज नहीं किया, अगेन स्पेशली मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को नहीं, इंग्लिश मीडियम वालों को भी कहना चाहूँगा, प्रद्युमन जी का खुद केमिस्ट्री ऑनर्स DU हंसराज कॉलेज से पास आउट है, पूरा जर्नी कॉलेज का इंग्लिश मीडियम में रहा है, और हिंदी साहित्य को इन्होंने अपना ऑप्शनल चूज किया है और ये एग्जाम पास किया है। तो ये सारे मिथ्स है कि आपको ये ऑप्शनल रखना चाहिए, ये ऑप्शनल नहीं रखना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है। जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, आज के एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर इंफॉर्मेशन, बिकॉज वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या एक नो स्टडी डे रखना जरूरी है? बिकॉज इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, क्या वीक में एक दिन ऐसा निकालना चाहिए उन्हें जिस दिन के यार मुझे ब्रेक लेनी चाहिए, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ अपने बारे में सोचूं? देखिए, इसमें जैसे आपने इसमें 2 प्रश्न आप पूछ रहे हैं, एक तो ये कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, और दूसरा है कि नो स्टडी डे टाइप। तो अगर मैं इन्फॉर्मेशन की बात करूँ, तो देखिए, अगर आप फ़ोन अभी चलाने बैठे और अगर आप ज्योग्राफी के स्पेसिफिक कोई वीडियो देखते रहें, तो शायद इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लगातार 3 दिन तक भी देखते रहें। बिल्कुल, है ना, अगले दिन भी देखेंगे तो तब भी मिलेगी। तो इसका ऐसा तो है नहीं कि कोई और आपको रोके। तो अपने माइंड को सीमित रखिए कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें खुद से ही नहीं लेनी है, वरना सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि आप कितनी लेते रहें। तो अपने आप को लिमिटेड रखें। मैंने वही वाली बात, भरोसा रखें किसी एक चीज़ पर कि मैं जो पढ़ रहा हूँ बस वो ठीक है। और दूसरा आपका प्रश्न था नो स्टडी डे, तो इसको ऑफिशियली करने की तो आवश्यकता ऐसा नहीं है, परंतु मुझे लगता है हर स्टूडेंट, हर एस्पिरेंट ये करता है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर मैं अपना भी बताऊँ आपको, तो मैं वीक में फुल डे तो नहीं, पर जैसे संडे में शाम के 5 बजे के बाद मैं कोशिश करता था कि शायद कुछ ना पढ़ूँ उस दिन। कोई, जैसे मुझे मूवी देखने का बहुत शौक था, तो मैं हर वीक में एक मूवी देखता था, जो कोई न्यू आई हुई हो या कोई फ्रेंड ने सजेस्ट किया हुआ हो, या बातचीत घर पे करनी हो, तो वो सब। अच्छा, एक मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं अपने घरों से दूर आके तैयारी करते हैं, दिल्ली में है
यहाँ दिल्ली में राजेंद्र नगर में है, मुखर्जी नगर में है, तो एक अकेलेपन का अभाव भी बहुत स्टूडेंट्स को परेशान करता है। एक फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप और पेरेंट्स का कितना सपोर्ट इस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है? देखिए, मेरा पर्सनल अनुभव इसमें बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ तो डीप है, क्योंकि मुझे तो लगता है मेरी पूरी प्रिपरेशन के दौरान मेरे जो बहुत ही खास मित्र रहे हैं और जो मेरा परिवार रहा है, उन्हीं का ही सारा मैं अपना योगदान मानता हूँ। क्योंकि जब भी मैं कभी घर पे बात करता था, मैं डेली बात करता था, और ये ज़रूरी भी है डेली बात करना, तो उधर से कभी उन्होंने प्रेशर नहीं दिया। हालाँकि पूछते थे, मुझे आवाज़ में वो लग जाता था कि भाई कुछ कहना चाह रहे हैं कि अब की बार अटेम्प्ट हो जाए। और मेरे जो दोस्त थे, उनका भी एकदम ऐसा रहा कि जो मैं बात घर ना बता पाऊँ तो अपने दोस्तों से बता दूँ, वो काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। तो मुझे लगता है ये संतुलन बहुत ज़्यादा है ज़रूरी बनाना। बट ये भी मैटर करता है कि किस प्रकार के दोस्त हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है फिर, क्योंकि दोस्त आप चुनेंगे, है ना? तो आप अच्छे दोस्त चुनिए जो आपको भी सपोर्ट करें, आपकी सफलता में अपनी सफलता माने, आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या भाव ना रखें किसी प्रकार का, और ज़्यादा भी दोस्त ना बनाएं। देखिए, आज की दुनिया में कितने ही दोस्त आप बना सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, है ना? पर अपने सीमित 1-2 ही होते हैं कहीं जिससे आप अपनी बात बता सकते हैं। तो 1-2 से हमेशा बात करते रहिए, टच में रहिए, ताकि अकेलापन ना हो, वरना घर से दूर रहते हैं तो चीज़ें तो ये सभी फील करते हैं। तो इसी पे एक क्वेश्चन, यूपीएससी प्रिपरेशन के टाइम की दोस्ती कितनी सच्ची, कितनी अधूरी? देखिए, मैं कोचिंग जैसे कहीं से नहीं की है, ठीक है। तो उसमें ऐसा है कि मेरा यूपीएससी वाला कोई ऐसा दोस्त नहीं बन पाया कि चलो हम भी तैयारी साथ में करते हैं। तो मेरे जो दोस्त हैं वो ग्रेजुएशन के टाइम के ही दोस्त हैं, जैसे जो आप बता रहे थे इनकम टैक्स में फ्रेंड्स, हाँ, बिल्कुल। तो ये कॉलेज फ्रेंड है हम सब। तो मेरे भी आपके साथ ही है। हम साथ ही रहते हैं। जी जी, अभी भी हम साथ ही रहते हैं। तो मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरा कोई ऐसा फ्रेंड भी बना नहीं है कि जो यूपीएससी के थ्रू बनाओ कि आप भी तैयारी कर रहे हैं, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो उसमें मेरा तो ऐसा अनुभव है नहीं, तो मैं नहीं बता। अच्छा, अब एक और जो स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट्स पढ़ तो लेते हैं, या तो बहुत सारा डिक्टेशंस में जाते हैं जी, और नोट्स बनाने की प्रक्रिया उसी को मान लेते हैं। जब स्टूडेंट्स एक एक्टिव रीडिंग देता है, उस एक्टिव रीडिंग के दौरान जो नोट मेकिंग का प्रोसेस, क्या उसको कोचिंग के नोट्स पे 100% रिलायबल होना चाहिए, या उसके अलावा भी उसको उन चीजों को कंसाइज करना पड़ेगा? देखो, आपने जैसे कोचिंग की आप बात करें, कोचिंग मटेरियल को प्रिसाइज करने की आवश्यकता है या नहीं, तो उससे पहले मैं बात करूंगा जो आपने कहा कि बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, उसको कैसे वो पढ़े एक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा जो नई नई तैयारी करते हैं स्टूडेंट, उन्हें अगर आप स्पेक्ट्रम या कोई भी सजेस्ट करो, तो वो क्या करेंगे, पहला एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद उन्हें लगेगा यार मैं पहला तो भूल ही गया पूरा, अगला कैसे स्टार्ट करूँ, फिर वो दोबारा पढ़ेंगे, फिर दूसरा पढ़ देंगे, फिर उन्हें पीछे लगेगा कि पीछे का तो मैं भूलता जा रहा हूँ। तो ये मिथ उनमें हमेशा रहेगा कि यार ये क्या हो रहा है, और वो कभी उस बुक को पूरा पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है जब भी आप कोई बुक लेके बैठो, तो बस एम करोगे एक पेज से स्टार्ट किया है तो एंड करके इसको मानना है। ये सोचना नहीं कि आप याद कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और नोट्स मेकिंग की प्रक्रिया मुझे लगता है करनी तो आवश्यक है, लेकिन कम से कम जब तक आप 3 बार रीडिंग ना कर लें किसी सब्जेक्ट की, तब तक आप मत मानिए कि आप पूरा तैयार हैं नोट्स बनाने के लिए। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपको कोई बुक दे दी जाए, तो आप तो सेम टू सेम ही उसका लिखना स्टार्ट कर देंगे, वो भी वही रहा है, और वो भी वही रहा है। एनसीईआरटी को ही कॉपी पेस्ट कर देते। वही कम से कम 3 बार अगर आप पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, तब आपको ये पता लगेगा मुझे क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है। है। जी, तो जैसे हम इसी पे बात कर रहे थे टेक्स्ट बुक्स की, आपने कहा कि आज के टाइम में बहुत से एस्पिरेंट टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ते, ये हमने भी एक्सपीरियंस किया है। उनको चाहिए कि सब कुछ रेडीमेड मिल जाए, रेडीमेड मिल जाए। तो मेरा खुद का भी मानना है कि चाहे आप कैसा भी पढ़ ले, किसी भी सोर्स को फॉलो कर ले, टेक्स्ट बुक का पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक वो आपको हैबिट और एक प्रक्रिया में डाल देता है, एक क्रोनोलॉजी अच्छी तरह समझा देता है। तो वही हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक्स की। जैसे कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हर सब्जेक्ट की है, जैसे आपने हिस्ट्री की बात की, एनसीईआरटी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, ज्योग्राफी की रोल प्ले करती है, और वैसे अगर हम बात करें कुछ सब्जेक्ट्स की, जैसे इंडियन इकोनॉमी की है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम्स आने वाला है, या वो स्टूडेंट्स जो भी तैयारी करना चाहते हैं, कुछ अगर आप टेक्स्ट बुक्स के बारे में बताएं, किस किस क्लास से क्या क्या पढ़ना चाहिए उन्हें, जो कि उनको आगे हेल्प करे अंडरस्टैंडिंग में। देखिए, अगर शुरू से बात करें हिस्ट्री कर हम सारी, तो मैंने सारी टेक्स्ट बुक पढ़ी है अगर मैं आपसे बताऊं, क्योंकि मैं इस पे बहुत रिलाई करता हूं कि टेक्स्ट बुक बहुत ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए। तो जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा, और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र मैंने पढ़ी है, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, सब उसे पढ़ते हैं। और इकोनॉमी के लिए जैसे मैंने बताया, कभी कभी कोई सब्जेक्ट हमें ऐसा हो जाता है कि हम कौन सा चुनें। ट्रू।
तो पहले मैंने रमेश सिंह की खरीदी, वो मैंने पढ़ी 2-3 बार, परंतु मुझे लगा कि शायद वो पहली बार कनेक्ट नहीं कर पाया मैं। तो फिर मैंने उनके नोट्स एक बार पढ़ के देखे, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, तो मैं फिर इकोनॉमी के लिए कंसाइज नोट्स हैं, फ्लो बहुत अच्छा है उनमें। तो वो मैं मोनाल सर का पढ़ता हूँ Good. इकोनॉमी का। तो इसी पे एक और क्वेश्चन है, जैसे एक मोमेंट जब लगा कि अब नहीं होगा, क्योंकि आपने कहा तीसरे अटेम्प्ट में हुआ, तो आपको भी लगा होगा फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में। हर एस्पिरेंट की लाइफ में एक मोमेंट आता है कि यार अब नहीं होगा, और उस टाइम आपने कैसे ओवरकम किया? देखिए, मेरे जीवन में शायद वो पल आने ही वाला था, या ऐसा कह लीजिए थोड़ी सी ही दूरी पे था, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट मेरा जब नहीं हुआ तो वो था, कभी कभी लग रहा था कि छोड़ दूं, लेकिन मैं सीसेट में रहा था, तो एक उम्मीद थी कि कम से कम मेरा जीएस तो मजबूत है, सीसेट में थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपसे मैं बताऊं, एक अंतर मन में चलता था कि शायद छोड़ दूं या ना छोड़ूं। पूरे साल मैंने प्रिपरेशन की, सीसेट में पढ़ता रहा, पर मन में ऐसा रहा कि यार क्या करना चाहिए, तो मैं इधर एग्जाम को ही देता रहता था, या मैंने सीजीएल का भी एग्जाम दे दिया था इस चक्कर में। लेकिन उससे फ़ायदा मेरा ये हुआ कि कम से कम सीसेट मेरा अच्छा हो गया, एक एग्जाम फोबिया जो है, डर है एग्जाम को, वो भी निकल जाता है। वो भी निकल जाता है। तो कोई मोटिवेशन ऐसा किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट जो आपके सीनियर हो, कोई ऐसा मोटिवेशन कभी आपने लिया, मोटिवेट हुए इनकी बातों से कि नेवर गिव अप एटीट्यूड? नहीं, अगर मैं आपसे बताऊं, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, अगर वो क्षेत्र ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का क्षेत्र है, क्योंकि बिजनौर का मैं रहने वाला हूं, वहाँ पर गंगा के तट पे ही मेरा गांव है, 1-2 किलोमीटर दूरी पर। तो वो क्षेत्र अभी उतना कनेक्टिविटी नहीं प्राप्त कर पाया, तो कोई स्कूल वगैरह नहीं है, कॉलेज नहीं है, और मैं अपनी एरिया में ही पहला था जिसका यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ। और मेरे पिताजी ने भेजा मुझे बहुत ही भरोसा करके, मतलब कैसे उन्होंने पैसे जुटाए होंगे उन्हें पता है, मुझे नहीं बताते हैं कभी। कृषि कार्ड पे लोन लिया हो या जो भी लिया हो, तो मेरे लिए बस वही मोटिवेशन रहता था, एक अपने परिवार को सोचना, अपनी एरिया को सोचना, और मुझे किसी और की आवश्यकता कभी पड़ी नहीं है कि मैं किसी और से मोटिवेशन कोई लूँ किसी वीडियो से। बहुत बढ़िया बात की, अपने परिवार पेरेंट्स से ज्यादा कोई और मोटिवेट क्या ही कर सकता है। बिकॉज हम कहते भी है कि अगर संसार में भगवान का रूप देखना हो तो वो पेरेंट्स ही हैं। नहीं, बिल्कुल। और मैं एक बात और बताऊं, जो मेरी माता जी हैं, जैसे वो पढ़ी लिखी नहीं है, और मैं ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली से की, 2017 में मैं आया था, तो लगभग 6-7 साल हो गए थे दिल्ली में। पर मैं डेली बात करता था अपनी माता जी से भी, पर एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब उन्होंने मुझसे पूछा हो कि तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। उन्हें क्योंकि ये भरोसा रहता था कि पढ़ाई तो अच्छी ही चल रही होगी, और कहीं ना कहीं उनका ना पूछना ही मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, कि भरोसा ही बस मोटिवेशन है। इसी मोटिवेशन ने आपको डिसिप्लिन भी रखा अपनी एग्जाम। जी बिल्कुल। ओके, तो जैसे आपने कहा आपने तो कोचिंग नहीं की है, मैं फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का है जी। ये, और खासकर आई थिंक ये क्वेश्चन हमारे पास आया था, 1-2 स्टूडेंट्स थे जो अभी फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन में हैं और कुछ अभी फर्स्ट ईयर में ही थे, तो उन्होंने ये क्वेश्चन भेजा है, कोचिंग या सेल्फ स्टडी दोनों के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस कैसे मेंटेन करें? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति अगर कोचिंग नहीं करता है, जैसे मान लीजिए मैंने भी नहीं की, तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट ही करने लगते हैं कि कोचिंग नहीं करनी। मुझे लगता है आप अपनी स्थिति और बैकग्राउंड के हिसाब से देखिएगा आपको कोचिंग करनी है या नहीं करनी है। मान लीजिए आप 3rd ईयर में हैं और आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है चीज़ों की, क्या सिलेबस है, कैसे पढ़नी है, क्या बुक है, तो अगर आप कोचिंग ले भी रहे हैं तो उसमें कोई बहुत गलत बात नहीं है, आपको लेनी चाहिए। लेकिन मेरे केस में क्या था कि मुझे रीडिंग स्किल बहुत अच्छी थी मेरी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं डायरेक्ट बुक लेता हूँ, पढ़ने बैठ जाता हूँ, तो इसलिए मुझे कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन अगर कोई जैसे आपने कहा संतुलन की क्या बनाने की आवश्यकता है, तो अगर आप ले भी रहे हैं कोचिंग तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन यही वही वाली बात है कि एक तो भरोसा रखिए फिर उस कोचिंग पे, है ना, और कोई अच्छी टेक्स्ट बुक साथ में पढ़िए, और सेल्फ स्टडी तो अंततः जरूरी है ही, क्योंकि कोचिंग तो मुश्किल से 7-8 महीने या 10 महीने में कंप्लीट हो ही जाएगी, बाद में सेल्फ स्टडी आपको काम आएगी, में तो आपको पढ़ना खुद ही है, खुद ही पढ़ना है। ठीक है। जैसे हम आज की बात करते हैं, जन जी की बात करते हैं, इनका सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। अभी देखो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी चली रही थी जी कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ अगेंस्ट भी हैं। जी जी। तो उसी पे मेरा एक क्वेश्चन है, सोशल मीडिया एंड स्मार्टफोन कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है एक स्टूडेंट के लिए? देखिए, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रैक्शन तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी है। अब आज के समय में बहुत फ़ायदेमंद भी है हर स्टूडेंट में, क्योंकि मैं अपनी प्रिपरेशन की बात करूँ तो बहुत मैंने भी इस चीज़ का यूज़ किया है। मान लीजिए कभी कभी हम किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं जो हमें करंट की जानकारी कराता है, देश विदेश में क्या चल रहा है उस चीज़ की जानकारी कराता है। तो कोई भी चीज़ हमारे लिए तब निगेटिव होती है जब हम उससे चाहते हैं कि वो हमारे लिए निगेटिव हो। तो अगर आप स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया है, तो अपने आप को सीमित रखिए और इतना ही उपयोग कीजिए जितना आपके लिए फ़ायदेमंद है।
कभी आपको ऐसा लगा आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं? अगर हुए तो आपने इसको कैसे कंट्रोल किया? नहीं, बिल्कुल हाँ, काफ़ी बार लगता था, क्योंकि कोई मैकेनिकल रूप से तो आदमी चल नहीं सकता ना ही स्मार्टफ़ोन को चला सकता है कि इसमें कहीं वही वीडियो है। तो कभी-कभी बहुत समय भी लग जाता था, मान लीजिए 1-2 घंटा भी लग गया, कभी-कभी 1-2 घंटे के चक्कर में हर रोज़ 1-2 घंटे लग जा रहे हैं। तो वही है, कभी-कभी बीच-बीच में मान लीजिए वो प्लेटफ़ॉर्म ही डिलीट कर दीजिए कुछ दिनों के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है। क्योंकि बिल्कुल भी अगर मैं बात करूँ कि सोशल मीडिया बिल्कुल ना चलाएँ, तो ये आज की ज़रूरत भी हो गई है और लत भी हो गई है, तो बिल्कुल तो छुटकारा नहीं पाया जा सकता। पर ये एक ऐसा संतुलन रखिए कि कब चलाना है और कब नहीं चलाना है। नीड को नेसेसिटी बना दिया है, नेसेसिटी से लग्जरी बन गई है। जी। हाँ, जैसे आपने कहा कि डिलीट कर देना, बहुत सारे बच्चे कहते भी हैं, सर क्या हम अपना व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक डिलीट कर देना चाहिए तभी हम पढ़ पाएंगे? तो मैं उनको कहता हूँ यार, एक सेल्फ डिसिप्लिन भी एक फैक्टर है। जी। तो उसके रिलेटेड आपने ऐसा क्या किया? आपने कहा जैसे कि मैंने कुछ देर के लिए डिलीट किया, लेकिन फिर आपने रीइंस्टॉल जी, जी। किया होगा, जब रीइंस्टॉल किया तो फिर किया होगा। फिर क्या हुआ? तो ये एक बैलेंस कैसे बनाया आपने? मतलब कितना फ्रीक्वेंटली आप सोशल मीडिया पे रहते थे और कितनी देर आप उस पर टाइम स्पेंड करते थे? देखिए, जो डिलीट वाली प्रक्रिया, वो कभी ना कभी ऐसा भी हो जाता है कभी-कभी कि हम भागना है कहीं न कहीं समस्या से, और ये एक सॉल्यूशन हो नहीं सकता, स्थायी सॉल्यूशन परमानेंट, कि भाई डिलीट करना ही है। बिल्कुल। तो जो आपने संतुलन की बात कही, वो बहुत ज़रूरी है कि कब डिलीट करना है या नहीं, और डिलीट ना करके डिसिप्लिन ज़्यादा मुझे लगता है ज़रूरी है। और क्योंकि सब कुछ डिलीट करके तो काम चलेगा भी नहीं। मान लीजिए आप व्हाट्सएप डिलीट कर दें, तो बहुत सारी सूचनाएँ आप वहाँ से प्राप्त करते हैं। बिल्कुल। तो अपने आप को इतना या तो धीरे-धीरे मैच्योर बनाइए कि इस चीज़ें साथ रहें, और तब आप डिसिप्लिन में रह के काम कर रहे हैं। तो वो अगर आपने प्राप्त कर लिया, तो मुझे लगता है फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सेल्फ सकता जीवन में। कंट्रोल। जी। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। जब हम बात सोशल मीडिया की करते हैं, आज की डेट में अगर आप देखो, टेलीग्राम पे हजारों ग्रुप हैं, जी। लाखों हजारों फॉलोअर्स हैं उस पे, बहुत सारा मटेरियल है। और अगर हम बात करें यूपीएससी के जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, वो सब उन टेलीग्राम चैनल्स पे हैं, और हर चैनल पे आपको बहुत डाइवर्स मटेरियल भी मिलेगा। तो कैसे डिसाइड करें कि कितना उसमें से पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है? क्या जरूरी है हर टेलीग्राम चैनल में रहना? और ये स्टूडेंट कैसे डिसाइड करें? देखिए, आप बहुत अच्छी बात की आपने कि बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हैं, सब अपना-अपना अलग-अलग मटेरियल देते हैं। तो वही सब बातें घूम के आ जाती हैं। देखिए, अगर आप फेथ वाली, अगर आपने ज्योग्राफी में एनसीईआरटी पढ़ी है, आपको उसके प्रति फेथ है, तो आप क्यों ही किसी का मटेरियल वो देख रहे हैं, अगर कोई भेज भी रहा है तो। तो जो आप पढ़ रहे हैं, पहली बात तो उसी पे फेथ बना के रखिए बहुत ज़्यादा। और कोई अगर चैनल जॉइन करना है, तो एक अपडेट के लिए रहिए। मान लीजिए मैंने एक कोई जॉइन किया था चैनल, मुझे नाम भी याद नहीं है, उसमें रोज़ 2 क्वेश्चन मेंस के आते हैं लिखे हुए, कि प्रश्न और उसके बाद मेंस कैसा। तो रोज़ मैं पढ़ लेता हूँ, तो मुझे बस अच्छा लगता है। बाकी ऐसा कुछ मुझे कभी आवश्यकता नहीं पड़ी कि मटेरियल के लिए, क्योंकि फिर ऐसे आप ढूँढने बैठोगे तो यूट्यूब पे भी बहुत मटेरियल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो जो आपने सिलेबस पढ़ा है जहाँ से, उस पे फेथ रखिए, लिमिटेड सोर्स ऑफ फेथ रखिए, और बहुत ज़्यादा इधर-उधर कनेक्ट होने की ज़रूरत है नहीं बहुत ज़्यादा। आंसर राइटिंग, चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम का हो, फर्स्ट डे कोचिंग में आया हो, या खुद फर्स्ट डे तैयारी कर रहा हो, या वो अंतिम पड़ाव में अपनी कोचिंग के पहुंच गया हो, आंसर राइटिंग कब करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, और कितना बड़ा रोल है इसका? देखिए, रोल की अगर मैं बात करूँ, तो रोल तो पूरा यूपीएससी इसी पे टिका हुआ है, आपका सिलेक्शन है ना, होना ना होना। लेकिन कब करनी चाहिए, देखिए इसमें सबका अपना-अपना मत है, तो मैं एक नहीं बता सकता कि, लेकिन मैं अपने अनुसार अगर बताऊँ, तो मैं सिलेबस कंप्लीट होने के बाद प्रेफ़र करता हूँ। क्योंकि ऐसा है, अगर आप कभी-कभी एक सब्जेक्ट का कोई एक टॉपिक अगर आपका होगा, मान लीजिए पॉलिटी में प्रेसिडेंट आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप आंसर राइटिंग उसी करना चाह रहे हैं, तो वो 10 पेज का तो टॉपिक ही है, तो आप रट ही लेंगे एकदम एक दिन में, उसके बाद आप रटा हुआ ही लिख देंगे। अच्छा तो तब है जब आप पूरा वो पढ़ें सब्जेक्ट पूरा, उसके बाद आप देखें कि आप कितना याद कर पाए हैं उसमें से टॉपिक, तो तब वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अगर आप पहले भी कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं उन्हें गलत बता रहा हूँ, अच्छी बात है अगर उनके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है तो। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है, इसी आंसर राइटिंग से रिलेटेड है। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि क्वेश्चन को 150 वर्ड में लिखना है, बट कंटेंट हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो उनमें यही चैलेंज रहता है, इसको कंसाइज कैसे करें? उसके बारे में आप कुछ बताएं। मतलब कंटेंट को कैसे कंसाइज़ करें यहाँ? समझ लो कोई क्वेश्चन है जो आपको 150 वर्ड में लिखना है। जी। अब एक स्टूडेंट जो खुद तैयारी कर रहा है, मान के चलते ऐसा कोई स्टूडेंट है जो खुद तैयारी कर रहा है, कोई कोचिंग पे डिपेंडेंट नहीं है, या कोई कोचिंग में भी है, अब वो आंसर लिखना स्टार्ट करता है, 150 वर्ड में उसको आंसर खत्म करना है, लेकिन उसका कंटेंट इतना ज्यादा है, वो 150 वर्ड में खत्म ही नहीं कर रहा है। जी। तो कुछ उसके लिए आपने क्या, बिकॉज आपने कोई कोचिंग ली नहीं, तो आपने भी तो वो चीज फेस की होगी।
जी जी। तो उस चीज के साथ उस परेशानी को कैसे सॉल्व करें, आपने कैसे उसको टैकल किया? देखिए, जब हम नई नई आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं, वो आपने सही कहा, तो हमने जो भी याद किया हम चाहते हैं कि पूरा ही लिख डालें। जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई टॉपिक लिया है, तो उसका जब प्रश्न लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन भी मान लीजिए बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन लिख देंगे, उसके बाद उसकी सारी विशेषताएं भी बड़ी बड़ी करके लिखने लगेंगे, कोई जो भी हमने पढ़ा है। तो ये स्टार्टिंग में आपको समस्या आएगी, परंतु कंसाइज करने की चीज़ तो ऐसी है कि अपने आप को एक फ्रेमवर्क दिमाग में बना के रखिए कि मान लीजिए आपने इंट्रो 4 से 5 लाइन में देना है, बाकी मेन बॉडी देनी है और लास्ट में 4-5 लाइन के लिए आपको कंक्लूजन के लिए छोड़ देना है। और बीच में आप कुछ चीज़ें छोड़ सकते हैं, मान लीजिए कोई सेंटेंस आपको पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप कहने लगे कि वर्तमान जनता में जागरूकता की कमी है, तो लिख दीजिए जागरूकता का अभाव, ऐसे। तो वो थोड़ा तैयारी करने से आएगा कि क्या शब्द छोड़ना है कि सेंटेंस भी कम ना लगे। बिल्कुल वही बात। और फिर वही एग्जाम्पल्स के, अगर आप उसमें जैसे जागरूकता की कमी है तो एग्जाम्पल ले दीजिए कितनी कमी है, कोई आपके पास डेटा हो तो उस आधार पे हाँ, एग्जाम्पल दे सकते हैं, डेटा दे सकते डेटा दे सकते हैं। हैं। एक और क्वेश्चन है, अगर आज का एस्पिरेंट सिर्फ 4 घंटे पढ़ सकता है, रोज की बात कर रहा हूं मैं, तो उससे सबसे ज्यादा जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं उन 4 घंटे से कैसे मिलेगा? देखिए, वैसे यूपीएससी में जितना बड़ा सिलेबस है ना, और उसके सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी जितनी चीज़ें हैं आंसर राइटिंग, तो 4 घंटे से तो मैं नहीं समझता है बहुत ज़्यादा काम चलने वाला है। थोड़ा सा अगर आज इसको हम बढ़ाएं, 6 से 8 घंटे के बीच रखें, तो ये तब कुछ इन्वेस्ट, जो आपने बताया रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन वो फिर 6 से 8 घंटे आपके ऐसे होने चाहिए जिसमें आपको डिस्ट्रैक्शन ना हुआ हो। क्वालिटेटिव। जैसे मान लीजिए आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, तो ऐसा नहीं कि 6 घंटे में बैठा हूँ तो हो गया। उसमें मान लीजिए आप बाहर गए हैं, खाना खा के आए हैं, मोबाइल चलाया, तो वो सब हटा के फिर वो 6 घंटे होने चाहिए। और ऐसा नहीं कि हेडफोन लगा दिया, नहीं, फिर वो कुछ नहीं, हाँ बिल्कुल हर चीज़ों से हट के सिर्फ 6 घंटे। और मुझे लगता है कोई अगर बताता भी है कि मैं 12 घंटे लाइब्रेरी में बैठता हूँ, तो आज 6 से 8 घंटे के बीच ही उसका प्रोडक्टिव समय रहता है, वो हाँ, प्रोडक्टिव टाइम तो उतना ही रहता है। उतना ही रहता है। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, कौन सा ऐसा एक चीट कोड जी। या कन्वेक्शनल मेथड आपने यूज किया हो जो अनएक्सपेक्टेड था, जो आपने कभी सोचा नहीं मैं ये यूज करूंगा, और आपने वो यूज कर लिया और आपको उससे फायदा मिला, ठीक है, जो कि बाकी जनरल फॉलो नहीं कर? ओके, मैं समझ गया। हालांकि मैं आप ना भी पूछते तो मैं बताता, पर अलग तरीके से थोड़ा सा बताता। ये मैं अपने प्रीलिम में बता सकता हूँ बिल्कुल कि मैं एक नई चीज़ जो मुझे महसूस हुई, जो मैंने की 2 अटेम्प्ट से जब मेरा नहीं हुआ, तो तीसरे अटेम्प्ट में मैंने कुछ जो नया किया, इन सब के अलग के क्या पढ़ना है, कितने टेस्ट लगाने हैं, कब क्या करना है। मैंने अपना जो लास्ट मंथ था प्रीलिम का, उसको ऐसे डिजाइन किया था कि मेरा हर दिन प्रीलिम लगे यूपीएससी का, प्रीलिम डे के समान। वो कैसे लगेगा कि 9:30 बजे ठीक मैं एकदम सॉल्व करने बैठ जाऊंगा, कोई भी मॉक या पीवाईक्यू स्टॉप वॉच के साथ। अगर मैं लाइब्रेरी 9 बजे पहुंच गया हूँ तो मैं आधा घंटा वेट करूंगा 9:30 बजे होने का पूरे, और जैसे टाइम 9:30 हुआ तो मैं फिर करने बैठूंगा वो 11:30 पे टाइम लगा के। उसी प्रकार फिर बीच में जो भी करना है, खाना खाना है, जो करना है, प्रक्रिया 2:30 से फिर सी सेट। तो ये मुझे लगता है वो हमारा माइंड एक सेट हो जाता है कि हमें कब एक्टिव रहना है, तो तब एक रियल टेस्ट एनवायरनमेंट हो जाता है। बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम रात में पढ़ने की आदत है, सुबह लेट उठते हैं, तो बहुत लोग एकदम से पहले दिन वहीं जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि यार दिमाग ही काम नहीं कर रहा शायद उस समय पे। तो मेन से भी आपने यही फॉलो किया? मेंस में मैंने 1 महीने पहले यही फॉलो किया। अच्छा, 1 महीना पूरा यही जी, follow जी, किया जी। कि पूरा फर्स्ट डे 2 पेपर ब्रेक के साथ? वो हालांकि मेरा एक कारण भी, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा सोने की आदत है, अगर मैं कहूँ तो सुबह कोई बहुत लेट उठता हूँ मैं, तो वो मेरे लिए ज़रूरी है कहीं ना कहीं कि मैं अपना टाइम थोड़ा ऐसा अच्छा, बनाऊं। इसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। जैसे आपने कहा कि मैं लेट उठता हूँ, कुछ बच्चों का ये कहना है कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए जल्दी, कहीं से जी। सुना उन्होंने, बच्चों ने, पेरेंट्स भी कहते थे। जी जी। कुछ कहते हैं यार रात में लेट तक पढ़ने में प्रोडक्टिविटी नहीं आती। तो जैसे आपने कहा मैं तो लेट उठता हूँ सुबह, तो इसका मतलब रात को ही पढ़ते होंगे। जी। तो ऐसा कोई फिक्स टाइम है क्या जो स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, इसी टाइम में पढ़ के प्रोडक्टिविटी ला सकता हूँ? देखिए, पहले उससे पहले मैं आपको एक बात अपनी शेयर करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कुछ लोग कहते हैं कि सुबह को प्रोडक्टिव रहता है, तो मैं जैसे अभी आपसे बता रहा हूँ खुलेआम कि मैं लेट उठता हूँ सुबह को, परंतु अगर मैं बताऊँ, मैं अभी तक अपने घर का भी नहीं बताया कि मैं सुबह को इतना लेट उठता हूँ, क्योंकि उनका भी यही मानना है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। बिल्कुल। जब मंदिर की घंटी बजती है, अजान होती है, वो समय उठने का होता है, तब पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि आप जब भी पढ़ पा रहे हो, जब आपका बस दिल कर रहा है कि पढ़ना है, तो बस वही समय आपके लिए प्रोडक्टिव है। उसमें लिए दिन है रात है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, बस आप दिल से पढ़ें, काम दिल से करें। अच्छा, जो हम ये बात कर रहे थे 6 से 8 घंटा पढ़ने की, ये ब्रेक दे दे के पढ़ना
कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं, एकदम बैठ के सुबह तो शाम तक पढ़ते रहे, जी। तो उससे तो प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी। कितनी देर बैठ के, कितनी देर बाद ब्रेक लेना चाहिए? देखिए, जो आपने किया। मैं तो 2 घंटे बाद ब्रेक कर लेता था, जैसे कि 10 मिनट, 20 मिनट, और ऐसा भी नहीं कि 10-20, कभी भी हो जाए, कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गई तो हो सकता है आधा घंटा ज़्यादा भी हो जाए। परंतु एक अपना नॉर्मल रखिए कि 2 घंटे बाद कुछ आपको बाहर जाना है और कुछ मान लीजिए किसी पे भी आप कॉल कर सकते हैं अपने किसी फ्रेंड पे, तो वो एक मैंने टाइम पीरियड रखा था। और जैसे आपने कहा कि 6 से 8 घंटे उसको कैसे करेंगे, 6 से 8 ही पढ़ना है, तो उसमें आप अपना टारगेट बना सकते हैं कि इस वीक मुझे पॉलिटी कंप्लीट करनी है और मैं इतना समय देता हूँ पढ़ाई में तो ही हो पाएगी। तो अब आपको खुद पता लग जाएगा कि आज कम पढ़ा हूँ तो शायद बैठा भले ही हूँ 12 घंटे, बिल्कुल। लेकिन कुछ प्रोडक्टिव आज कुछ कम रहा है। तो वो एक इवैल्यूएशन की भी प्रक्रिया होती है खुद को चेक करने की। अच्छी कुछ चीज़ है, जैसे बच्चे या कोई भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है, कुछ 3 सब्जेक्ट एक दिन लेके बैठ के पढ़ना चाहते हैं, कुछ 2 पढ़ रहे हैं, कुछ 1 पढ़ रहे हैं। ऑप्शनल जीएस कितने सब्जेक्ट ऑप्शनल को साथ लेके दिन में पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, उसके बारे में कुछ आप बताएं। देखिए, कुछ स्टूडेंट का रहता है कि वो 1 पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे, तो मिनिमम 2 रखते हैं। तो 2 से ज़्यादा तो रखना भी नहीं चाहिए मुझे लगता विद है। ऑप्शनल्स नहीं, अगर ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो फिर तो 1 ही बहुत है, एक ही बहुत है। क्योंकि फिर 3-4 जगह करेंगे ना तो एक जगह भी सेटअप नहीं हो पाएगा माइंड। क्योंकि आप मानिए हर इस चीज़ को कि अगर आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट एक अलग टाइप का है। बिल्कुल। वहीं अगर आप इकोनॉमी पहुंच गए तो वहाँ एक माइंडसेट अलग ही आपका चलेगा। तो ये आपको चूज़ करना ही बहुत जरूरी है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, है ना। कि ऑप्शनल अगर आप पढ़ रहे हैं तो तब माइंडसेट अलग है, तो फिर एक ही सब्जेक्ट रखिए। ऐसा नहीं कि 3 सब्जेक्ट रखे हैं तो बैलेंस ही नहीं बन पा रहा कि अभी मैथ पढ़ा है, अभी ये पढ़ना है, तो क्या ही चल रहा है। और उसी दौरान बीच में जब टाइम मिले तो वीकेंड से कभी सीसेट भी पढ़ सकता है। हाँ, वीकेंड में सीसेट आप पढ़ सकते हैं, वीकली तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और 1 घंटे जैसे एक कुछ चीज़ें चलती हैं 2 के अलावा, जैसे हम मंथली मैगजीन पढ़ते हैं तो ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं। न्यूज़पेपर हमने पढ़ लिया आधा घंटा कोई वीडियो देख ली अगर यूट्यूब पे, अगर हम कुछ फॉलो करते हैं किसी टीचर को, तो ये तो चलता ही रहता है साथ साथ। इसी पे क्वेश्चन पे आता हूँ, जैसे हम बात कर रहे थे मंथली मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स। मंथली मैगजीन और न्यूज़पेपर, खासकर के हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये 2 तो इंग्लिश मीडियम वाले मैक्सिमम फॉलो करते हैं। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए मंथली मैगजीन, न्यूज़पेपर कौन सा फॉलो करना चाहिए, या उनको रिलायबल खाली मंथली मैगजीन्स पे रहना चाहिए? और कितना न्यूज़पेपर अगर पढ़ना भी है, वो कौन से ऐसे 2-3 न्यूज़पेपर हिंदी मीडियम के हैं जो स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, और उनको कितना इनकॉर्पोरेट करना चाहिए उनको? देखिए, कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं कि मान लीजिए उन्होंने ग्रेजुएशन जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, तो वो कंफर्टेबल रहते हैं इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू पढ़ने में भी। तो अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो पढ़ सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू, तो अच्छा है, पढ़ते रहिए उस चीज़ को। कुछ हैं जो मान लीजिए नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण करके एक दिल्ली में आता है, तो वो आप पढ़ लीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा मन ही नहीं करता है उस चीज़ को, या हम समय बहुत ज़्यादा दे देते हैं। लेकिन अगर आपका 1 घंटे से ज़्यादा समय जा रहा है न्यूज़पेपर में, तो मुझे लगता है फिर आपको कुछ और सोचने की आवश्यकता है। और मैं अपना बताऊं तो मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है कभी, मैं मंथली मैगजीन ही पढ़ता हूँ। अच्छा, कोई एक आप फॉलो करते थे कि मंथली मैगजीन हाँ, मैं एक फॉलो करता था। और मैं न्यूज़पेपर पढ़ के देखा, ऐसा नहीं है, मैं सभी हिंदू भी पढ़ के देखा है, इंडियन एक्सप्रेस भी, पर मुझे पता नहीं मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पाया क्या, मुझे लगता था कि ठीक मुझसे नहीं हो पाएगा शायद, तो मैं फिर मंथली मैगजीन को ही फॉलो किया और वो मेरे लिए प्रोडक्टिव भी रहा काफ़ी। ये कितना कहना सही होगा कि यूपीएससी एक मेमोरी गेम है, या क्रैमिंग से सिलेक्शन हो जाएगा, रट्टा मारने से सिलेक्शन हो जाएगा, कि एक माइंड गेम है? देखिए, अगर प्रीलिम की मैं बात करूं तो प्रीलिम में तो रट्टा मार के काम नहीं चलेगा, उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही होनी चाहिए चीज़ों की, बिल्कुल। है ना। क्योंकि उसमें रटने वाली ऐसी चीज़ आती नहीं कि आप फैक्ट बताइए, उसमें कॉन्सेप्चुअल आता है। तो उसमें अगर आपका बेस क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अब आप अच्छे से प्रीलिम क्लियर कर सकते हैं। वहीं अगर मेंस की बात करें तो वहाँ रटना कह लीजिए, याद करना कह लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ हमको पॉइंट लिखने हैं। वहाँ अगर राष्ट्रपति का प्रश्न आया तो ऐसा नहीं है कि वो कोई कॉन्सेप्ट हमसे पूछ रहे हैं, उसमें हमें पूरे 150 वर्ड में लिखना है। मान लीजिए उनकी शक्तियाँ लिखनी है क्या है, या उनके कुछ विवेकाधिकार लिखने हैं क्या है, या क्षमदान की जो शक्तियाँ हैं वो हैं, तो वो आपको फिर रटा हुआ कह लीजिए, याद किया हुआ वो होना ही चाहिए। तो मेंस के लिए ज़रूरी है याद करना या रटना। एट प्रेजेंट जो यूपीएससी का पैटर्न है, इट इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज ऑल्सो अबाउट योर एनालिटिकल स्किल्स। यस, बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपको अच्छे एनालिसिस से सॉल्व कर सकते प्रीलिम में तो एनालिसिस से ही होता है अधिकतर सारा ही। मेंस में एक बार को आप रट के कर लेंगे, लेकिन प्रीलिम में तो बहुत ही एनालिसिस पावर आपकी होनी चाहिए, रीडिंग स्किल आपकी बहुत तेज होनी चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है प्रीलिम में। अच्छा, एक और क्वेश्चन पे आना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जैसे खुद तैयारी की है, और ऑब्वियसली जब आपने खुद तैयारी की है तो डेफिनेटली आप यूट्यूब पे भी काफ़ी सर्च किया होगा, और जो एस्पिरेंट कर रहे हैं वो भी करते हैं।
जैसे हम ज्योग्राफी की ही बात करें, बहुत से बच्चे कंसर्न रहते हैं मैप के लिए जी कि मैप की क्लासेस करनी चाहिए, मैप वर्क करना चाहिए, और यूट्यूब में बहुत से रिसोर्सेज ऐसे अवेलेबल है। और अगर हम पैटर्न एग्जाम का देखें, मैप बेस्ड क्वेश्चन वो करंट अफेयर से आते हैं। तो क्या स्टूडेंट्स को सारे कॉन्टिनेंट्स, जितना भी महाद्वीप है हमारे, जैसे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इन सबको डिटेल पढ़ना है? मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है अफ्रीका को याद करते हुए निमोनिक्स से, जी साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को निमोनिक्स से याद करते हुए, उनके सारे रिसोर्स को पढ़ना, ये किस हद तक सही है और क्या ये एग्जाम पैटर्न के अनुकूल है? देखिए, मैं अपना पर्सनल अनुभव ही शेयर करूँगा कि बहुत सबका मुझे जानकारी नहीं है। कुछ लोग फॉलो करते हैं और उनके लिए वो काम का भी रहता है। परंतु मेरा मानना है कि आपको वर्ल्ड मैप की एक नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए। कहाँ क्या है, कौन-सा देश कहाँ पे है, कौन से मान लीजिए कोई सागर है वो कहाँ पर है, लाल सागर कहाँ पे है ना? ये सब आपको पता होना चाहिए नॉर्मली। सिंपल बेसिक, ताकि वो इसलिए कि अगर आप करंट में कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको एकदम दिमाग में जाए कि मान लीजिए अगर कोई कुछ भी मैटर कुछ हुआ है, मान लीजिए तेल का रिसाव हुआ है जहाज का उस सागर में, लाल सागर में, तो आपको एकदम ध्यान में जाए कि अच्छा वहाँ हुआ है चीज़ें। तो एक नॉर्मल ये रहे। बाकी वो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा कि अफ्रीका का सब कुछ मैं पढ़ रहा हूँ, सारे पर्वत पढ़ रहा हूँ, कहाँ क्या है। मैं इतना है, जैसे अफ़गानिस्तान वाला जब एक बार आया था कि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था 2022 में, बिल्कुल। तो तब मुझे लगा था कि शायद अगर इससे कुछ प्रश्न आने लगे तो ऐसा भी नहीं है कि तालिबान ही पूछ लेंगे बहुत ज़्यादा। तो वो आप प्रेडिक्शन कह लीजिए या मेरी या कुछ, तो मुझे लगा था किसी बाउंड्री में याद करके ले जाऊँ। और पहली बार ऐसा हुआ था कि वो प्रेडिक्शन सही हुआ, तब बाउंड्री ही पूछी अफ़गानिस्तान की। बिल्कुल। और फिर उसी प्रकार अगली बार जैसे यूक्रेन का बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, तो उसकी बाउंड्रीज पूछ ली। तो नॉर्मली यही सब होता है, हाँ, जो करंट में चल रहा है, करंट में चल रहा होता है। तो कोई स्टूडेंट रेगुलर न्यूज भी खाली सुनता रहे, जी, जी। न्यूज़पेपर या कोई मंथली मैगजीन ही पढ़ ले, या क्लास में जितना बताया जा रहा है उतनों को भी फोकस करे, तो मुझे लग रहा है उतना पर्याप्त हो। उतना पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा डीप या एक चीज़ याद करने की आवश्यकता नहीं। अगर किसी को इंटरेस्ट है उस चीज़ में तो वो फिर ज़रूर करना चाहिए, वो अलग बात है। इंटरेस्ट तो है, ऑब्वियसली इंटरेस्ट एक अलग चीज है, लेकिन जो एग्जाम की डिमांड है दैट इज डिफरेंट। अच्छा, एक और चीज आपसे, एक क्वेश्चन और है, एक एस्पिरेंट कब समझे कि अब अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए? ऐसा कुछ है कि एस्पिरेंट को सोचना चाहिए यार अब बस बहुत हो गया, अब मुझे नहीं देना चाहिए? देखिए, इसमें भी जैसे अगर आप थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड पे आधार पर भी हम कर सकते हैं चीज़ों को। मान लीजिए आपने केवल बीएससी की है ना, और आपने कुछ नहीं करा है और आपका समय निकला जा रहा है अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट, तो फिर आपको थोड़ा कुछ ना कुछ तो सोचने की आवश्यकता है, बैकअप प्लान लेके चलो। बैकअप प्लान लेने की आवश्यकता है। क्योंकि इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ नहीं हो पाया तो आप कहीं प्राइवेट कर लें, क्योंकि कोई सिंपल बीएससी का व्यक्ति आज के समय कहीं इतना जॉब मिल पाती है। और अगर किसी ने सिंपल बीएससी की है, कुछ ऐसा स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो मुझे लगता है 3 अटेम्प्ट के बाद थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या मैं कर रहा हूँ या क्या कुछ हो सकता है। और गिव अप ना करें तो कम से कम 1-2 साल के लिए थोड़ा सा होल्ड पे करके कोई प्लान बी, कोई ऐसी एक जॉब के ट्राई कर सकता है। अगर आपको एक सब्जेक्ट सिलेबस से हटाकर एक नया ऐड करना हो तो वो क्या होगा, जो आपको लगता है? वैसे वर्तमान में मुझे हटाने लायक तो कोई लगता नहीं। कोई मैंने जितना भी सिलेबस पढ़ा है, मुझे शुरू में जब मैं सिलेबस देखता था तो मुझे लगता था कि यार इसकी क्या ज़रूरत है सिलेबस रखने की। पर जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये ज़रूरी है। अगर हम इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इतना बड़ा प्रशासनिक पद लेने जा रहे हैं, तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए। तो वर्तमान में सारे सब्जेक्ट ही मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐड करने की अगर आप बात करें तो मुझे लगता है, जैसे मैंने बताया ऑप्शनल मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना हिंदी साहित्य, तो इसी प्रकार से आप कोई एक ऑप्शनल और ऐड कर सकते हैं ताकि एक पढ़ने का मौका मिले। अच्छा, मतलब वो एक पुराने पैटर्न पे 2 ऑप्शनल के साथ। हाँ, मतलब वो आप कह सकते हैं नॉर्मली भी कि एक और ऑप्शनल। जीएस में कुछ आपको लगता है कुछ अगर ऐसे करना चाहे तो क्या, अगर आपसे कोई सुझाव पूछा जाए? नहीं, जीएस में मुझे तो ऐसा कुछ बड़े बदलाव नहीं आवश्यकता महसूस होती है। अच्छे की बहुत बड़ी डिबेट चल रही है, जैसे आपने देखा होगा कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, 2 हम इस पे पहले बात कर चुके हैं कि जो हमारा सीसैट का पेपर है वो उसका झुकाव ज़्यादा है इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट्स को बेनिफिट देता है, ना कि हिंदी माध्यम के। ये कहाँ तक सत्य है, और अगर ऐसा है तो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को क्या करना चाहिए इससे बाहर आने के लिए? देखिए, सीसैट का पैटर्न, मेन बात है कि उसमें मैथ और रीजनिंग आजकल बहुत हार्ड कर दी गई है, जैसे धीरे-धीरे आ रहा है। और जो कॉम्प्रिहेंशन आता है उसमें भी कहते हैं कि शायद इंग्लिश वालों को ज़्यादा फ़ायदा लगता है। लेकिन अगर कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो उसमें मुझे कभी नहीं लगा ऐसा। वो तो आपने बताया। वो मैं बताया। मैथ रीजनिंग में हम इस पर थोड़ा विचार कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी माध्यम के जितने भी स्टूडेंट आते हैं उनका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं होता है कि उन्होंने बहुत अच्छे से मैथ पढ़ा हो। इंग्लिश माध्यम में फिर भी कहीं ना कहीं
उनका बेसिक थोड़ा बेहतर कह लीजिए या कुछ भी कह, बहुत मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा कि कौन बेहतर है कौन क्या, परंतु हिंदी माध्यम के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो एकदम उस परिवेश से आते हैं, उन्हें वो पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पाई है, जो बेहतर एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया, मैं कहूँ कि उनका एक अच्छा मैथ पे पकड़ हो या रीजनिंग पे, इस टाइप से मैं समझ सकता हूँ। ठीक। लेकिन उसमें वो हो सकता है कि अगर आप बेहतर तैयारी करें, उसको कंप्लीट कर लें सिलेबस के दौरान ही, तो तब इस पर थोड़ा सा पार पाया जा सकता है। एक हॉबी का होना इस एग्जाम के लिए जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं कितना बड़ा रोल प्ले करता है, या कुछ आपकी हॉबी रही हो जिसने आपको हमेशा मोटिवेट किया हो या डिसिप्लिन रखा हो, या कभी आप बोर हो गए तो अपन वैसी कुछ हॉबी आपकी जिसने आपको बैक टू ट्रैक लाया हो? देखिए, हॉबी की मैं बात करूँ कि यूपीएससी में कितना योगदान देती है, तो उससे ज़्यादा जरूरी है कि हॉबी हमारे पूरे जीवन में ही बहुत ज़्यादा योगदान देती है। कि अगर हमारे जीवन में किसी भी व्यक्ति के पास अगर कोई एक हॉबी है तो हमेशा हमारे लिए हमें एक प्रोडक्टिव बनाएगी। जब हम ट्रैक से हट रहे हैं तो हमें ट्रैक पे लाएगी, या कभी परेशान है तो वो चीज़ से निजात दिलाने के लिए भी हम अपनी हॉबी का प्रयोग करते हैं। तो हर व्यक्ति के पास ये होनी चाहिए, कुछ ना कुछ, है कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ पेंटिंग करते हैं। लेकिन मैं अपनी बात बताऊँ, जब हॉबी भरने का ऑप्शन आया तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरी कुछ ऐसी थी नहीं हॉबी बचपन से कि मैं कुछ करता हूँ। तो मैं कई दिन तक सोचता रहा कि क्या हॉबी हो सकती है, क्योंकि गांव में रहा था तो ग्रामीण परिवेश में उतना अवसर भी नहीं मिल पाते कोई हॉबी हम डेवलप कर सकें, पेंटिंग या म्यूजिक या ऐसा कुछ। तो फिर मैंने बहुत सोचा क्या हो सकता है। तो तब मुझे पता लगा कि मुझे नए लोगों से बातचीत करना बहुत पसंद है। ओके। तो और ये फिर मैंने धीरे धीरे जब देखा चीज़ों में, तो ये बहुत, मैं सोचने लगा कि हाँ, ये बहुत मुझे लगता है मेरी आवश्यकता है। क्योंकि अगर जब मैंने आपसे बात बताई कि 2 घंटे के बाद जब मैं ब्रेक के बाद बाहर जाता था, तो कभी-कभी जब चाय पीते हैं कहीं, तो मैं उन्हीं से बहुत देर तक बात करने लगता था। सो ये वाला, तो ये मेरे लिए बहुत उपयोगी भी है, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं उससे अच्छा लगता है। तो लोगों से बात करना एक आपकी हॉबी है, और कोई ऐसी हॉबी जो आप बताना चाहें? मैं तो यही बड़ी मुश्किल से सर्च की थी कि क्या हॉबी है मेरे अंदर, तो और तो अभी मैं नहीं सोच पा रहा। बहुत सारे बच्चे, आपने सही कहा, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, उन्हें बहुत हद तक यही पता नहीं होता कि उनकी हॉबी है क्या। है क्या? तो उसी में बड़े परेशान रहते हैं कि यार मेरी हॉबी है क्या। जबकि बहुत से बच्चे सिंगिंग में बहुत अच्छा टैलेंटेड, जी, जी। कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा बजा लेते हैं, कुछ बहुत अच्छे डांसर्स हैं, कुछ बहुत अच्छी शेरो और शायरी लिखते हैं, खासकर जी। जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन उनको ये अपनी कला के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता, और ये दबी की दबी रहती है। हाँ, उन्हें कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अवसर नहीं मिला उसको बाहर निकालने का, तो ऐसे कह सकते हैं। बट आज की डेट में देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां जी, से आप अपनी कला को उभार सकते हैं, बट बड़े एक प्रोडक्टिव वे में। जी, देखो, सोशल मीडिया के तो दोनों भी हैं पक्ष, बिल्कुल। एक नेगेटिव भी है, एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव भी है। आपकी प्रिपरेशन डे का सबसे अनएक्सपेक्टेड या वियर्ड मोमेंट क्या था? जब मैंने बताया सेकंड अटेम्प्ट में मेरा सीसेट नहीं हुआ, तो मैं आपसे उस दिन की बात बताता हूँ। जब मैं एग्ज़ाम दे के आया शाम को, तो ऐसा होता है कि जब हम 5-6 बजे तक घर पे आते हैं तो कम से कम जीएस के आंसर की आ चुकी होती है सभी कोचिंगों की। बिल्कुल। तो मेरे जो 2 दोस्त हैं, मैंने बताया बहुत करीबी हैं, तो मेरे रूम पे ही थे, क्योंकि वो उस समय साथ ही रहते हैं कि गड़बड़ हो गया हो तो ताकि दुखी ना रहे, और अच्छा हो गया हो तो खुशी में साथ रहेंगे। तो उन्होंने कहा हम मिलाएंगे तेरे आंसर की। तो 7-8 बजे के आसपास उन्होंने जीएस के आंसर की मिलाई, और मेरे 100+ मार्क्स आए। अरे वाह। तो उन्होंने फिर बंद कर दिया कि अब ठीक है, हो गया, चलो कहीं बाहर खाने चलते हैं, कुछ भी पार्टी करते हैं। मैंने कहा हाँ बढ़िया है, चलो। और मुझे था कि सीसेट तो हो ही जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ता ही नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा मैंने सीसेट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि शायद हो जाएगा। तो हम सब रात में पार्टी जो भी है, खाना वाना बाहर खा के आए, बढ़िया सो गए कि अब तो हो रहा है प्रीलिम। सुबह सुबह मेरी जल्दी आँख खुल गई, क्योंकि वो मेरा ही है ना एग्जाम, तो मुझे सोचना है कि कैसा सीसेट भी हो रहा है नहीं। तो मैं 6 बजे उठा, वो सो रहे हैं, और जैसे ही मैंने आंसर की में मिलाया, तो मेरे इतने कम बैठने कि उम्मीद भी नहीं कर सकता कि मैं शायद पास हो जाऊँ। तो वो बहुत ही मुझे तब लगा कि ये ऐसा रहा कि मतलब लगा एक बार को तो कि हो गया, और फिर अगले ही क्षण लगा कि अब नहीं हो पाएगा बिल्कुल। अच्छा, क्या ये लक फैक्टर जो है रियली काम करता है कि एक एक्सक्यूज है? देखिए, अगर मैं लक फैक्टर की बात करूँ तो मुझे लगता है कि यूपीएससी के हर पड़ाव पर ही बहुत ही ज़्यादा काम करता है। क्योंकि अगर आप जो सेलेक्टेड हैं और जो नहीं सेलेक्टेड हैं उनमें कंपैरिजन करें, तो मेहनत के स्तर पर तो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं, दोनों ही ने मेहनत की अपने अपने स्तर पे। पर लक फैक्टर अगर आप जब प्रीलिम की बात करें, तो मान लीजिए उस दिन कोई 2 क्वेश्चन आपके याद करे हुए आ गए, या याद करे हुए आ गए, आपने गैस सही कर दिया या तुक्का ठीक मार दिया 1-2 पे, उसी में आपका सिलेक्शन हो गया। सीसेट में आपके 1-2 ठीक से हो गए, तो वहाँ आपके काम आ सकता है। और उसी प्रकार मेंस में तो लक फैक्टर नहीं कह सकते, उसमें मेहनत ही हम कह सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आपने याद कर स्मार्ट वर्क का स्मार्ट वर्क कह सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू में फिर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि
इंटरव्यू आपके पक्ष में चला या विपक्ष में, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं होता इंटरव्यू किस दिशा में जाए, है ना। तो वहाँ मैं मान सकता हूँ कि लक फैक्टर, कि वहाँ आपके अनुसार वो प्रश्न पूछे, आप उत्तर दे पाए। पर कैसा इंटरव्यू का अनुभव रहा था, अगर आप साझा करना चाहें तो? नहीं, मैं जैसे जब इंटरव्यू से पहले मॉक देता था तो मैं किसी भी मॉक पे मेरा बहुत अच्छा मॉक नहीं रहा। सब में मुझे टेंशन नहीं रहती थी, सब कहते थे कि थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलो या कुछ ना कुछ कमी, तो मुझे डर ही रहता था हमेशा कि यार इंटरव्यू में पता नहीं क्या हुआ। परंतु कहीं ना कहीं मैं मेहनत बहुत करता रहता था उसके पीछे, क्योंकि वो निगेटिव आता थी फीडबैक तो और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता था। लेकिन जब मैं एक्चुअल इंटरव्यू दे के आया तो तब मैं एकदम संतुष्ट था, इतना संतुष्ट कि मुझे लगा भले ही ना हो लेकिन इंटरव्यू कम से कम बहुत बेहतर हुआ है। चलो, बहुत बढ़िया। अगर सिर्फ एक वीडियो या डॉक्यूमेंट्री रिकमेंड करनी हो एक एस्पिरेंट को मोटिवेशन और डिसिप्लिन के लिए, तो वो क्या होती? कोई मूवी, कोई डॉक्यूमेंट्री? तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, तो मूवीज भी आई है, जी, ठुकरा जी, के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। हाँ, लेकिन जैसे मैंने बात कही अभी आपसे, क्योंकि मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता मोटिवेशन के लिए, मेरा अपना अलग ही एक मोटिवेशन रहता था जो मैंने आपसे बताया। लेकिन अब ये क्षणिक मोटिवेशन होता है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं कभी बोर हो रहे हैं तो मान लीजिए बहुत सारी मूवियाँ बनी हैं, 12th फेल मूवी है बहुत अच्छी, मान लीजिए वेब सीरीज है, एस्पिरेंट वेब सीरीज है यूट्यूब पे, या एक दो नॉर्मली है कि शादी में जरूर आना, ये मूवी है, बात कर रहा था। और एक नील बटे सन्नाटा करके एक बहुत अच्छी मूवी है। बिल्कुल। तो इस प्रकार की आप देख सकते हैं बीच बीच में। पर शादी में जरूर आना आपने भी देखी? लेकिन मैंने बहुत पहले देखी थी वो, तब मैं सोचा भी नहीं था, तो फिर मुझे लगा कि ज़्यादा जल्दी देख ली, ये बीच में देखनी थी तब थोड़ा डिमोटिवेट होता। चलिए, ठीक है। अगर कोई एस्पिरेंट अभी सेकेंड ईयर कॉलेज में है तो उसका बेस्ट रोड मैप क्या होना चाहिए? दो आपने काफी बताया इसके बारे में, जी जी, थोड़ा और डिटेल अगर बताएं। देखिए मैं हिंसा कॉलेज से पढ़ा हूँ, तो मैं कॉलेज का बहुत महत्व मानता हूँ अपने जीवन में, कि मैं अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ, भले ही मैंने उस समय पे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन ना की हो, परंतु उस समय जो भी मैंने किया है, बच्चों से मैं बात की, स्कूल वहाँ कॉलेज गया, जो भी चीज़ें की, तो वो मेरे जीवन में, मेरे मानसिक विकास में, बौद्धिक क्षमताओं के विकास में उसने बहुत योगदान किया। तो आजकल जो वो चलता है कि बहुत तैयारी जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, तो पहले तो मेरा मानना है कि अपनी कॉलेज लाइफ को बहुत अच्छे से जिएं, और कम से कम सेकेंड ईयर तक तो बहुत अच्छे से जिएं। लास्ट ईयर में थोड़ा सा सोचें कि तैयारी करनी है या सीरियस हो जाए थर्ड ईयर तक। लेकिन अगर कोई कर रहा है तैयारी, जैसे आपने कहा सेकेंड ईयर में है, रोड मैप की अगर मैं बात करूँ, तो फिर कम से कम थर्ड ईयर तक आते आते आपका बेसिक तो क्लियर हो जाना चाहिए सारा। मान लीजिए जैसे एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, तो मेन एनसीईआरटी जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, या इनकी रेफरेंस बुक जो आपको पसंद हो, तो कम से कम 5 सब्जेक्ट तो आप अपना पढ़ सके रख सकते हैं। और थर्ड ईयर तक आते आते तब आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ हैं, आपको कोचिंग की आवश्यकता है या नहीं है, फिर उसी अनुसार कोचिंग करें या ना करें। लेकिन अगर सेकंड अटेम्प्ट में आप, मतलब सेकंड ईयर में तैयारी कर रहे हैं, तो अपना इस प्रकार से अटेम्प्ट वो बनाइए अपना टारगेट, कि जो आपका पहला अटेम्प्ट होगा तब तक आपकी प्रिपरेशन आंसर राइटिंग तक बहुत बेहतर हो जाए। तो जैसे बहुत से एस्पिरेंट्स आज की डेट में क्या करते हैं कि कॉलेज ही नहीं जाते, जी, डिस्टेंस एडमिशन ले ली, और उनका ये रहता है कि नहीं 3 साल तो कोचिंग ही कर लेंगे, यहाँ पढ़ेंगे, कॉलेज का बिल्कुल नहीं ध्यान देते। उस पर आपका क्या कहना है? जैसे दो आपने कहा कॉलेज लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आप ग्रूमिंग में, आई ऑल्सो बिलीव इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। फिर भी अगर किसी ने ये डिसीजन ले लिया है कि नहीं नहीं मुझे कॉलेज के साथ ही तैयारी भी करनी है, तो एक रोड मैप कुछ उनके लिए? देखिए अगर किसी ने कर लिया है कि मान लीजिए प्राइवेट से या ओपन से कर रहे हैं और साथ साथ तैयारी करनी है, तो फिर अपना अच्छे से कीजिए फिर इसी चीज़ को, है ना। फिर अगर आपने कर ही लिया है तो इसमें गलत सही तो क्या ही है, हर निर्णय के 2 पक्ष होते हैं, बिल्कुल है ना। और कितना भी आप सही निर्णय ले लें उसमें कुछ ना कुछ गलती तो छूट ही जाती है। बिल्कुल। तो इसमें फिर यह है कि अपना फिर अच्छे से कीजिए चीज़ों को, पर इतना भी मत डीप जाइए या इतना भी स्टार्टिंग में अपने आप को मत जोगिए कि थर्ड ईयर तक आते आते आप खुद ही परेशान हो जाए उस प्रोसेस से। कोई कभी कभी आप ऐसे मैं बताऊं बात कि जो फर्स्ट ईयर से तैयारी करते हैं वो कभी कभी थर्ड ईयर तक आते आते इतना अपने आप को कमज़ोर कह लीजिए, डल महसूस करने लगता है कि उन्हें बोरियत होने लगती है उस सब्जेक्ट से। तो जब मेन पीरियड होता है, जब उन्हें मेहनत या चिंगारी चाहिए होती है, तब उनमें वो नहीं रह पाती, तो फिर वो बहुत देर होती चली जाती है। ट्रू ट्रू। तो अपनी तैयारी को थोड़ा इस प्रकार से रखिए, स्लो स्लो, कि आप इस सस्टेनेबल वे में, कि बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में भी इतना प्रेशर ना डालें कि बाद के लिए आपको वो चिंगारी ना बचे, वो बचा के रखें अपनी। तो फर्स्ट ईयर में जैसे आपका बेसिक एनसीईआरटी हो जानी चाहिए, सेकेंड ईयर तक आपका रेफरेंस बुक सहित सब कुछ हो जाना चाहिए, और थर्ड ईयर में मोटा मोटा तो आंसर राइटिंग आप एक मोटी मोटी करने लगें, और थर्ड ईयर में एक न्यूज़पेपर आप पकड़ लें, कोई मंथली मैगजीन आप पकड़ लें उस प्रकार से, ताकि आपका थर्ड ईयर तक कंप्लीट होते होते एक पूरी तैयारी हो जाए। और उसके 20 फिर 1 साल आपको लगभग बचेगा अटेम्प्ट देने में, तो तब आप अपने आप को वो चिंगारी जो मैं बताया बचा के रखिए, फिर उसमें वो झोंक दीजिए अपने आप को। ऐसे तो ये
पॉडकास्ट कभी खत्म ही नहीं होगा बिकॉज बातें बहुत हैं, सवाल बहुत हैं। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। अगर आपके पास एक टाइम मशीन होती और आप अपने पास्ट एस्पिरेंट वर्जन को एक ही एडवाइस दे सकते, तो वो क्या देते? वो जो मैंने बताया, जो सेकंड अटेम्प्ट में जीएस के बाद अगर मैं थोड़ा और वेट कर लेता सीसेट मिलाने का भी, तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता। या फिर ऐसा कि सीसेट की प्रिपरेशन अगर मैं सेकंड अटेम्प्ट में अच्छे से कर लेता, उसी समय ये सोच लेता कि सीसेट को अच्छे से कर लूँ, तो शायद 1 साल पहले ये चीज़ हो जाती जो हुई है। पर फिर भी कोई बात नहीं, जो कहा आपने कि लक फैक्टर काम करता है। जब भी हो जाए अच्छा है। और सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में हुआ है तो बहुत ज़्यादा देरी भी नहीं हुई है, तो अच्छी हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऐसे बदलाव की आवश्यकता है नहीं। सो कुछ लास्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो आप एस्पिरेंट से शेयर करना चाहे, स्पेशली मैं हिंदी माध्यम स्टूडेंट्स के लिए बोलूँगा जो भी प्रीलिम्स में अपेयर होने वाले हैं या जो अगले साल अपेयर होंगे, उनके लिए कुछ लास्ट एडवाइस। देखिए, मेरी पहली एडवाइस तो रहेगी कि जो भी टेक्स्ट बुक है सब्जेक्ट की, वो सभी टेक्स्ट बुक को आप पढ़िए और बार बार पढ़िए। और ये नहीं कि किसी एक कोचिंग पर ज़्यादा भरोसा करिए। टेक्स्ट बुक तो आपको ज़रूर पढ़नी है, और जितनी बार आप पढ़ सकेंगे उतनी बार पढ़िए। जैसे एक बार पढ़िए फिर दोबारा पढ़िए, और प्रीलिम से पहले तो कम से कम 2 बार आपको रिवीजन करना है सभी टेक्स्ट बुक का। और दूसरी बात, किसी भी मंथली मैगजीन को ज़रूर फॉलो करें, या कोई न्यूज़पेपर पढ़ें। अगर मंथली मैगजीन नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर न्यूज़पेपर पढ़ें। और सीसेट जो कि बहुत ज़्यादा बाधा आती है हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट के लिए, तो अपना सीसेट लास्ट के 2 महीने के लिए तो कभी ना छोड़ें। वो पहले ही कंप्लीट करके रखें, और 2 महीने तो आप रखें कि उसमें आपको बस सीसेट का टेस्ट ही देना है। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्वल, आपका आपने अपना कीमती समय निकाला और एस्पिरेंट्स को अपना अनुभव शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर।